हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ईच ऑफ यू। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आईसीआई ने नवंबर 2020 अटैम्प्ट के लिए अपनी आरटीपी जो है वो रिलीज़ कर दी है। और बेटा, आप कभी भी किसी भी अटैम्प्ट में अगर अपीयर होते हैं तो आपके लिए जो लेटेस्ट आरटीपी होती है वो करनी बहुत ज़रूरी होती है ड्यू टू द फॉलोइंग 2 रीजंस। नंबर 1, एक तो जो लेटेस्ट आरटीपी होती है वो आपको थोड़ा सा इंडिकेशन हिंट देती है कि अटैम्प्ट में आप किस तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि इस पर्टिकुलर अटैम्प्ट की अगर मैं बात करूं तो जो आरटीपी इन्होंने रिलीज़ की है उस आरटीपी का अगर मैं इवैल्यूएशन करता हूं तो वहां से मुझे ये हिंट मिल रही है कि आपके जीएसटी में अब की बार बहुत सारी अमेंडमेंट्स हैं और उन्होंने आरटीपी में अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी डाले हैं। तो एक हिंट मुझे ये मिलता है कि आपके नवंबर 2020 के अटैम्प्ट में आप अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन का काफ़ी अच्छा खासा वेटेज जो होगा वो अब की बार आपको जो होगा वो पेपर में देखने को मिल सकता है। ये आइडिया ये आरटीपी से हमें लग रहा है। इसके अलावा कस्टम्स और एफटीपी की अगर मैं आपसे बात करूं तो कस्टम और एफटीपी में बेटा इस बार कोई अमेंडमेंट नहीं है, कोई सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट नहीं है और आरटीपी ने कस्टम्स एंड एफटीपी को लेकर के कोई सिग्निफिकेंट क्वेश्चन भी ड्राफ्ट नहीं किए हैं। जो रूटीन क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन हमेशा से आते हैं, लाइक कस्टम पर वैल्यूएशन का क्वेश्चन आता है कंपलसरी, तो आरटीपी ने वो रूटीन फॉर्मेट वाला क्वेश्चन ही जो है वो इसमें कस्टम्स का जो है वो दिया है। तो इस आरटीपी से जो हमको हिंट मिल रही है वो बेसिकली ये मिल रही है, कस्टम और एफटीपी को लेकर के आपको कोई स्पेशल स्ट्रेटेजी बनाने की ज़रूरत नहीं है। कस्टम एफटीपी का आपके पास रूटीन पेपर जैसा आता है वैसा ही आएगा। हाँ, जीएसटी को लेकर के आप अपनी स्ट्रेटेजी बना लीजिएगा कि अमेंडमेंट्स को आप स्पेशल फोकस रखकर काफ़ी अच्छे तरीके से करके जाएंगे, बिकॉज आरटीपी इंडिकेट कर रही है कि आपके एग्जामिनेशन में अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछेंगे। अच्छा, सबसे बड़ा फ़ायदा जो आरटीपी का होता है वो ये होता है कि बेटा इसमें जो एमसीक्यूज़ दिए जाते हैं, केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू, जैसा कि आप जानते हैं आजकल पूछे जा रहे हैं, तो वो एमसीक्यूज़ जो होते हैं वो काफ़ी अच्छे लेवल के आरटीपी में दिए जाते हैं। और आप अगर इस एमसीक्यू को करते हैं तो एक तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है, दूसरा आपको एज अ होल सब्जेक्ट का एप्लीकेशन भी जो है वो समझ में आ जाता है। और इस बार की आरटीपी ने जो केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू दिए हैं दैट इज़ रियली वेरी गुड एमसीक्यू। और मैंने जब आरटीपी देखी तो फिर मुझे भी लगा कि इन एमसीक्यूज़ का डिस्कशन जो है वो आपके साथ कर लेना चाहिए। जो अदर क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन जो हैं वो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, अमेंडमेंट बेस्ड है बट स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, वो आपसे अपने लेवल पर आराम से होंगे। बट एमसीक्यू जो इन्होंने ड्राफ्ट किए हैं वो काफ़ी अच्छे ड्राफ्ट किए हैं। तो अकॉर्डिंगली मैं आपके साथ इस वीडियो में जो डिस्कशन कर रहा हूँ वो एमसीक्यूज़ का डिस्कशन आपके साथ कर रहा हूँ। अच्छा, आपकी स्टडी को फैसिलिटेट करने के लिए मैंने एक स्पेशल काम जो है वो सिर्फ ये किया है कि मैंने आईसीआई की आरटीपी को अपने तरीके से जो है कलरफुल मैनर में जो है वो प्रेजेंट कर दिया है। और जहाँ जहाँ मुझे लगा कि आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ सकती है तो वहाँ मैंने एसोसिएटेड ऑथर नोट्स, ऑब्जर्वेशन या कंसेप्ट के इंटरलिंकिंग के लिए कोई नोट्स की ज़रूरत थी तो वो मैंने अटैच कर दिए हैं। जो हमारे द्वारा ड्राफ्टेड आरटीपी है वो आपको हम टेलीग्राम ग्रुप में जो है वो शेयर कर रहे हैं। इस वीडियो के नीचे भी उसका लिंक रहेगा। और जो स्टूडेंट हमसे पढ़े हुए हैं इन पर्टिकुलर, उनके लिए मेरा ये स्ट्रॉन्ग सजेशन है कि वो हमारी प्रेजेंटेशन वाली आरटीपी जो है उसको जो होगा वो पढ़ाई के पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे। चलिए जी, आरटीपी का डिस्कशन मैं स्टार्ट करता हूँ आपके साथ। देखिए, हमने इसे कलरफुल बना दिया है। आईसीआई वाली जो आरटीपी है दैट इज़ ब्लैक एंड वाइट आरटीपी, तो शायद उतनी कैची नहीं हो, पर आपको आई कैची बनाने के लिए हमने उसी आरटीपी को एक कलरफुल मैनर में जो है वो प्रेजेंट कर दिया है। एंड इट इज़ नॉट जस्ट सिंपली द मैनर ऑफ बेटा कलरफुल प्रेजेंटेशन। आपको जहाँ जहाँ मदद की ज़रूरत पड़ेगी, जो मुझे लगा, तो मैंने उसके लिए एसोसिएटेड ऑथर नोट्स भी जो है वो अटैच कर दिए हैं। खासतौर से एमसीक्यू के लिए मैंने आपके लिए स्पेशल मेहनत करी है। किस सेंस में बेटा, आईसीआई की जो आरटीपी है वो एमसीक्यू देती है और उसका क्या सही आंसर है वो देती है। वो सही आंसर किस बेसिस पर आया, किस तरीके से अराइव किया गया, वो आरटीपी नहीं बताती है। और हमने लेकिन क्या काम किया है, वो सही आंसर किस बेसिस पर सही है, किस तरीके से वो डेरिव हुआ है, उसके अपने ऑथर नोट जो हैं वो हर एमसीक्यू के रिस्पेक्ट में जो है वो अटैच कर दिए हैं। तो इससे आई होप आप सब लोगों को बहुत बेनिफिट पहुंचेगा कि आप अपना जब भी कोई आंसर क्रॉस टैली करेंगे कि आपके हिसाब से एमसीक्यू का ये आंसर होना चाहिए, अब वो मैच नहीं हो रहा तो क्यों मैच नहीं हो रहा, तो वो सब जो होगा वो आप आराम से आइडेंटिफाई कर पाएंगे, बिकॉज हमने उस आंसर का कंप्यूटेशनल पार्ट जो है वो एज एन ऑथर नोट जो है वो अटैच किया है। चलिए जी, आपके साथ मैं डिस्कस करता हूँ पहला
पहला केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू का डिस्कशन। तो पहली केस स्टडी उन्होंने दी और इस केस स्टडी से रिलेटेड उन्होंने 5 एमसीक्यू जो है वो आपके साथ दिए। और ये जो पहली केस स्टडी बेटा इन्होंने दी है दैट इज़ अ वेरी वंडरफुल केस स्टडी। आई शेल रियली कॉन्ग्रेचुलेट ICI कि उन्होंने बहुत मेहनत से इस केस स्टडी को जो है वो डेवलप किया है। थोड़े बहुत इश्यूज हैं बट दैट इज़ ओके, वो हो जाते हैं, हम देखेंगे, हम इसे समझेंगे। अब पहली केस स्टडी जो इन्होंने दी है उसका मैं ब्रीफ बैकग्राउंड पहले आपको जो है वो थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ डायग्रामेटिकली, फिर उसको जो होगा हम यहाँ से पढ़ेंगे। तो समझिएगा बेटा, जो पहला केस स्टडी उन्होंने दिया वो बेसिकली उन्होंने ये दिया, उन्होंने कहा कि स्टार कार्ट के नाम से एक कंपनी है जो कि दिल्ली में GST में रजिस्टर्ड है। ये अपना एक वेब पोर्टल जो है वो ऑपरेट कर रही है और ये जो स्टार कार्ट कंपनी है ये अपने आप में सप्लायर ऑफ गुड्स है। ये कुछ गुड्स मोबाइल्स वगैरह जो है वो बेचती है और इनको जो है वो अपना वेब पोर्टल के थ्रू भी जो है वो ऑर्डर्स आते हैं। तो कोई पर्टिकुलर बायर है वो क्या करता है, स्टार कार्ट कंपनी की जो वेबसाइट है उस पर जाता है और उस वेबसाइट से जो है वो स्टार कार्ट के प्रोडक्ट के लिए जो है वो ऑर्डर परचेस करता है। अच्छा, स्टार कार्ट अगर अपनी ही वेबसाइट से कोई गुड्स सप्लाई करेगी तो ये ई-कॉमर्स ट्रांजैक्शन कर रही है, गुड्स बेच रही है, उन गुड्स के ऊपर इसकी GST लायबिलिटी जो होगी वो अराइज होगी। अच्छा, क्वेश्चन करते टाइम आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जो GST लायबिलिटी अराइज होगी वो इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो CGST SGST अराइज होगी, और अगर वो इंटर स्टेट सप्लाई है तो फिर वो IGST की लायबिलिटी अराइज होगी। एंड आई होप आपको ये वेल ऑलरेडी सेटल्ड है माइंड में कि एक सप्लाई ऑफ गुड्स इंट्रा स्टेट कब होती है और इंटर स्टेट कब होती है। याद है आपको सेक्शन 10 में पहले आप अपने गुड्स की प्लेस ऑफ सप्लाई निकालेंगे और उसके हिसाब से आप चेक करके बताएंगे कि ये इंट्रा स्टेट है या फिर इंटर स्टेट। जैसे कि कंपनी अगर दिल्ली की है, कंपनी कहाँ की है, दिल्ली की, अब इसने जो गुड्स सप्लाई किए अगर वो दिल्ली में ही सप्लाई किए तो फिर इंट्रा स्टेट सप्लाई होगी, CGST एंड दिल्ली GST की लायबिलिटी आएगी। पर ये अगर अदर स्टेट में गुड्स सप्लाई कर रहे होंगे तो फिर इनकी लायबिलिटी कौन सी आएगी, IGST की। वो सब क्वेश्चन पढ़ते टाइम आपको ध्यान में रखना है। केस स्टडी ने साथ में दूसरी बात ये बोली कि ये जो कंपनी है जिसने अपनी ये वेबसाइट बनाई हुई है, इस वेबसाइट पर वो अपने प्रोडक्ट्स तो बेचती है, साथ में अदर सप्लायर्स उनको भी ये कहती है कि आप हमारी वेबसाइट पर लिस्ट करा सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर कस्टमर का अच्छा खासा ट्रैफिक आता है तो आप हमारी वेबसाइट पर लिस्ट करा सकते हैं और आपको जो होगा उन कस्टमर से जो होगा वो अकॉर्डिंगली सेल्स ऑर्डर हमारी वेबसाइट से जो होंगे वो मिलेंगे। अच्छा, जब वो अदर सप्लायर को लिस्ट करती है तो उन अदर सप्लायर्स को जब वो लिस्ट करती है तो उनसे वो एक लिस्टिंग फीस जो है वो चार्ज करती है। केस स्टडी आपकी ये कहती है कि स्टार कार्ट का नाम की कंपनी ने 2 सप्लायर को अपनी वेबसाइट पर जो था वो लिस्ट किया। एक इन्फोकॉम लिमिटेड नाम की एक कंपनी को उन्होंने अपनी वेबसाइट पर लिस्ट किया और वो यूपी का रजिस्टर्ड सप्लायर है। दूसरा, उन्होंने सिक्योर वर्ल्ड के नाम से एक सप्लायर को अपनी वेबसाइट पर रजिस्टर्ड किया, वो गुजरात का रजिस्टर्ड सप्लायर है। और इन दोनों को लिस्ट करने के बदले में इस कंपनी ने उनसे जो है वो लिस्टिंग फीस जो है वो चार्ज करी है, लिस्टिंग फीस जो है वो चार्ज करी है। अच्छा, अब आप समझिएगा, ये जो स्टार कार्ट कंपनी है ये अपनी वेबसाइट पर दूसरे वेंडर्स को जब लिस्ट करती है तो उनसे लिस्टिंग फीस चार्ज करती है। तो ये जो लिस्टिंग फीस चार्ज कर रही है, क्या ये बेसिकली स्टार कार्ट की कमाई है? यस। और ये किसके बदले में हुई है? क्या उन्होंने सप्लाई ऑफ गुड्स किया है टू दीज सप्लायर या उन्होंने सप्लाई ऑफ सर्विस किया है? सप्लाई ऑफ सर्विस किया है। स्टार कार्ट जो गुड्स को बेच के कमाती है, वो गुड्स को बेच करके जो उनकी कमाई हुई है उस पर उनकी GST लायबिलिटी बनेगी टुवर्ड्स सप्लाई ऑफ गुड्स, और जो उन्होंने लिस्टिंग करके पैसा कमाया वो ट्रांजैक्शन उनकी सप्लाई ऑफ सर्विस की लायबिलिटी को जो होगा वो क्रिएट करेंगे। वो लिस्टिंग फीस जब भी इन वेंडर्स को चार्ज करेगी तो उनको प्रॉपर टैक्स इनवॉइस इशू करेगी, जिस टैक्स इनवॉइस में वो इनसे लिस्टिंग फीस लेगी अलोंग विद द GST। अच्छा, और अगेन GST इंट्रा स्टेट होगा या फिर इंटर स्टेट होगा, वो डिपेंड करेगा कि स्टार कार्ट ने ये जो लिस्टिंग की सर्विस दी है ये इंट्रा स्टेट सप्लाई है या फिर इंटर स्टेट सप्लाई है। अच्छा, आप ये जानते हैं सर्विसेज के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो निकाला जाता है एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 12 या फिर सेक्शन 13। आपको मैं रिकलेक्ट कराता हूँ, सेक्शन 12 आप कब पढ़ते थे? जब सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों ही इंडिया के हो। 13 कब पढ़ते थे? जब ईदर ऑफ द पार्टी इज आउटसाइड इंडिया। अब इस केस में स्टार कार्ट जो कंपनी है वो दिल्ली की है, इंडिया की है, और जिन सप्लायर्स को उन्होंने लिस्ट किया है, जिनसे उन्होंने लिस्टिंग फीस चार्ज करी है, उनमें से एक यूपी की है, गुजरात की है, मतलब अगेन दोनों विद इन इंडिया के हैं।
अब क्योंकि स्टार कार्ट सप्लायर ऑफ लिस्टिंग सर्विस भी इंडिया का है एंड जो वेंडर्स लिस्ट किए गए हैं रेसिपिएंट ऑफ लिस्टिंग सर्विस वो दोनों भी इंडिया के हैं, तो प्लेस ऑफ सप्लाई आप किसके हिसाब से निकालेंगे? सेक्शन 12 के हिसाब से। अच्छा, सेक्शन 12 में आपको पता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई निकालने के लिए हमारे पास डिफरेंट सबसेक्शन होते थे, जिसमें से कुछ सबसेक्शन तो बताते थे स्पेसिफिक सर्विसेज की प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकाली जाती है, और 12 सबसेक्शन 2 जो होता था वो रेजिडरी सर्विसेज के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई निकालने की बात करता था। अब बेटा ये जो लिस्टिंग की सर्विस है ये कहीं पर भी स्पेसिफाइड सेक्शन 12 में स्पेसिफिकली नहीं है, तो लिस्टिंग की सर्विस का प्लेस ऑफ सप्लाई जो होगा वो सेक्शन 12 के हिसाब से जो होगा वो निकाला जाएगा। और सेक्शन 12(2) में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बताया गया था रेजिडरी सर्विस के लिए? होपफुली आपको याद होगा, वो ये कहते थे कि चेक करेंगे कि सप्लाई B2B सप्लाई है या फिर B2C सप्लाई है। B2B सप्लाई का मतलब आप जिस पर्सन को सप्लाई कर रहे हैं सर्विस की, क्या वो रजिस्टर्ड एंटिटी है? तो हमारे केस में क्वेश्चन में 2 सप्लायर दिए हुए हैं और दोनों ही जीएसटी में रजिस्टर्ड दिए हुए हैं, एक यूपी में रजिस्टर्ड है और एक गुजरात में, तो दोनों ही रजिस्टर्ड है। तो ये लिस्टिंग सर्विस की जो सप्लाई इनको की गई है दैट इज बेसिकली अ B2B सप्लाई, दैट इज बेसिकली अ B2B सप्लाई। और क्योंकि ये B2B सप्लाई है तो इसका जब आप प्लेस ऑफ सप्लाई 12(2) में निकालेंगे तो वो बेसिकली निकलेगा लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, और लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट का मतलब इन्फोकॉम लिमिटेड के रिस्पेक्ट में वो यूपी निकलेगा एंड सिक्योर वर्ल्ड कंपनी जो दूसरा वेंडर है उसके रिस्पेक्ट में वो क्या निकलेगा? गुजरात। तो अकॉर्डिंगली दिल्ली की स्टार कार्ट कंपनी है और उसने दोनों ही केसेस में सप्लाई जो है वो दिल्ली में नहीं अदर स्टेट में दी है, तो उसके लिस्टिंग सर्विस के ऊपर जो लायबिलिटी बनेगी वो किसकी बनेगी? IGST की। किसकी बनेगी? IGST की। वो दोनों सप्लायर को लिस्टिंग फीस जब चार्ज करेगी तो उसका टैक्स इनवॉइस देगी जिसमें लिस्टिंग फीस प्लस IGST वो उनसे चार्ज करेगी। और इन दोनों सप्लायर ने ये जो लिस्टिंग करवाई है क्या ये बिजनेस पर्पस के लिए करवाई है? यस। तो ये क्या करेंगे? ये जो भी बिल में IGST चार्ज किया जाएगा ये उनका क्या ले लेंगे? ITC। ये उनका क्या ले लेंगे? ITC। आई होप डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन इज क्वाइट ईजी फॉर यू। क्वेश्चन पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा, पहले डायग्राम से समझ लीजिएगा। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, ये जो स्टार कार्ट है जब इसकी वेबसाइट के थ्रू दूसरे सप्लायर जो होगा वो सप्लाई ट्रांजैक्शन करेंगे तो क्या स्टार कार्ट लिमिटेड का दूसरे सप्लायर के रिस्पेक्ट में भी कोई ऑब्लिगेशन आएगा? तो आंसर इज यस। वेरी वंडरफुली आपने इस चीज को आइडेंटिफाई कर लिया होगा। अगर ये दूसरे सप्लायर को अपनी वेबसाइट के थ्रू सप्लाई करने देगा तो उस सप्लाई के रिस्पेक्ट में स्टार कार्ट लिमिटेड का एक ऑब्लिगेशन आएगा TCS का अंडर सेक्शन 52, अंडर सेक्शन 52। ठीक है जी। स्टार कार्ट गुड्स बेचता है तो गुड्स पर GST पे करने का ऑब्लिगेशन उसका आया एज अ सप्लायर। वो लिस्टिंग करता है, लिस्टिंग फीस कमाता है, उसका ऑब्लिगेशन आएगा एज अ सप्लायर ऑफ सर्विस। पर जब दूसरे सप्लायर उसके प्लेटफॉर्म को यूज करके सप्लाई करेंगे देन इन दैट सिचुएशन उसका ऑब्लिगेशन उन सप्लायर्स के रिस्पेक्ट में जो आएगा वो क्या आएगा? सेक्शन 52 में TCS का ऑब्लिगेशन। और आपको याद है TCS किस रेट से जमा होता है? सेक्शन 52 में 1% की रेट से TCS जमा होता है। अगर उसके प्लेटफॉर्म के थ्रू जो सप्लाई की गई वो इंट्रा स्टेट सप्लाई की गई है, अगर अदर सप्लायर्स उसके प्लेटफॉर्म के थ्रू सप्लाई करते हैं, अदर सप्लायर उसके प्लेटफॉर्म के थ्रू सप्लाई करते हैं और वो इंट्रा स्टेट सप्लाई करते हैं, तो फिर TCS का ऑब्लिगेशन कैसे चलेगा? 0.5% CGST एंड 0.5% SGST। पर अगर अदर सप्लायर उसके प्लेटफॉर्म के थ्रू जो सप्लाई करते हैं वो इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं तो फिर TCS का ऑब्लिगेशन क्या चलेगा? 1% IGST। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अच्छा, सेक्शन 52 भी आपको थोड़ा सा रिकलेक्ट कर देता हूं। सेक्शन 52 क्या कहता था? इफ देयर इज एन ECO, उसकी वेबसाइट के थ्रू अदर सप्लायर सप्लाई करते हैं, लेकिन वो सप्लाई इस तरीके से करते हैं कि जो सप्लाई का पैसा होता है वो ECO रिसीव करता है और फिर उसके बाद जो है वो वेंडर्स को दिया जाता है। तो गवर्नमेंट ने सेक्शन 52 में ये बोला हुआ था अगर कोई भी ECO है उसके थ्रू अदर सप्लायर सप्लाई कर रहे हैं पर पैसा ECO पहले रिसीव करेगा तो फिर ECO को उस पैसे में से गवर्नमेंट को सेक्शन 52 में एक TCS डिपॉजिट करना पड़ेगा जो कि मंथली बेसिस पर करना होता है विद इन 10 डेज, और उस पैसे को तो वो गवर्नमेंट को दे देगा और बैलेंस पैसा जो होगा वो अदर सप्लायर्स को जो होगा वो रेमिट कर देगा। आर यू ओके विद दिस? अच्छा, ये जो अदर सप्लायर ने सप्लाई करी, जो भी सप्लाई करी उनका GST जो होगा वो ये अदर सप्लायर भरेंगे, लेकिन ECO को बीच में जो होगा वो
टीसीएस का ऑब्लिगेशन जो होगा वो पूरा करना पड़ेगा। तो आप जब इस केस स्टडी को देखेंगे तो इस केस स्टडी में आपको ये डिटेल दी जाएगी कि इसके पोर्टल के थ्रू ये दो सप्लायर्स की वो डिटेल आपको देंगे कि ये दो सप्लायर इसके पोर्टल के थ्रू जो है वो सप्लाई कर रहे हैं। और सप्लाई की मोड जो है वो ऐसे है कि जो भी प्रोस्पेक्टिव बायर है वो इस वेबसाइट पर ऑर्डर प्लेस करता है फॉर द प्रोडक्ट ऑफ दीज सप्लायर। ऑर्डर के साथ वो ऑनलाइन पेमेंट भी कर देता है स्टार कार्ट को, ईसीओ को, और पेमेंट क्योंकि स्टार कार्ट वाला रिसीव कर रहा है तो नेचुरली वो जो होगा वो अपना टीसीएस का ऑब्लिगेशन जो होगा वो डिस्चार्ज करेगा। ऑर्डर आ जाने के बाद ये जो ईसीओ है स्टार कार्ट, ये क्या करता है, उस ऑर्डर को जो है वो इन सप्लायर्स को फॉरवर्ड कर देता है। और ये सप्लायर जब इनके पास ये ऑर्डर आता है तो फिर ये इस ऑर्डर का डिस्पैच अरेंज करते हैं। जिस भी बायर ने ऑर्डर प्लेस किया होता है उसको ये सप्लायर अपना इनवॉइस रेस कर देते हैं और गुड्स की शिपमेंट जो है वो अरेंज कर देते हैं और उस बायर के पास जो है वो गुड्स भिजवा देते हैं। आर यू ओके विद दिस? ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा जो स्पेशल डिटेल इस केस स्टडी में दी गई है वो साथ में ये दी गई है कि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि बायर ने ऑर्डर प्लेस किया, उसको गुड्स मिल गए, लेकिन वो उन गुड्स को लेकर के सेटिस्फाइड नहीं है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, तो बायर जो है वो उन गुड्स को रिटर्न करना चाहता है। तो केस स्टडी ये कहती है कि ये जो ईसीओ वाला है उसने बायर्स को ये साथ में फैसिलिटी भी दे रखी है कि अगर आप हमारी वेबसाइट के थ्रू कोई भी गुड्स खरीदते हैं, अगर आपको किसी भी वजह से वो समझ नहीं आते हैं तो आप उन गुड्स को जो है वो रिटर्न कर सकते हैं, आप उन गुड्स को जो है वो रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन इन केस आप रिटर्न करेंगे तो रिटर्न के कुछ इम्प्लीकेशंस रहेंगे। इन केस आप रिटर्न करेंगे तो रिटर्न के कुछ इम्प्लीकेशंस रहेंगे, वो भी केस स्टडी ने बताए हुए हैं, जरा उसको भी पहले आप समझ लीजिए। वो ये कहते हैं जी बायर, अगर आपको गुड्स समझ नहीं आया, आपने हमारी वेबसाइट से खरीदा था पैसे दे करके, लेकिन आपको वो गुड्स समझ नहीं आया तो आप गुड्स वापसी भेज सकते हैं, लेकिन आपकी वो जो रिटर्न्स होगी उस रिटर्न्स को एक्सेप्ट करते टाइम हम आपके ऊपर जो होगा वो कैंसिलेशन चार्जेस जो होगा वो लगाएंगे। हम क्या लगाएंगे? कैंसिलेशन चार्जेस। भाई अब ये खेल तो चल नहीं रहा, आज आपने गुड्स खरीदे थे कल वापसी कर दिए, हम तो फिर इसी उसमें रह जाएंगे झमेले में। तो इसलिए उन्होंने रिटर्न्स जेन्युइन केसेस में ही हो, इसलिए उन्होंने क्या कंसेप्ट बना रखा है कि अगर कोई भी पर्सन सब्सिक्वेंट टू द परचेज वो उन गुड्स को रिटर्न करना चाहता है तो रिटर्न वो कर सकता है, बट ही विल बी रिक्वायर्ड टू पे कैंसिलेशन चार्जेस। ये प्रिंसिपल, ये पॉलिसी स्टार कार्ट वाले ने जो है वो बनाई हुई है। और उन्होंने बोला कि रिटर्न के केस में बायर से तो हम ऑर्डर कैंसिलेशन चार्जेस के नाम से लेंगे 20% अमाउंट, और उसके अलावा जिस पर्सन का प्रोडक्ट बेचा गया था, अब क्योंकि प्रोडक्ट वापसी आ रहा है तो उसकी वापसी जो होगी वो हम हैंडल करेंगे। उसकी वापसी जो भी कस्टमर बोलेगा कि भाई ये रिटर्न करने हैं तो स्टार कार्ट वाला बोलता है जी ठीक है, आपके यहाँ से गुड्स हम खुद पिकअप कराएंगे और इन सप्लायर के पास वापस भिजवा देंगे। तो स्टार कार्ट वाले ने पॉलिसी में सेकेंड बात ये बता रखी है कि जिस भी सप्लायर का माल किसी कस्टमर ने वापसी किया उस सप्लायर के ऊपर हम हैंडलिंग चार्जेस जो होगा वो लेवी करेंगे। देखिएगा, अगर डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करूं तो अगर कभी भी किसी कस्टमर ने किसी सेलर का माल रिटर्न किया, तो पॉलिसी उन्होंने ये बना रखी है स्टार कार्ट वालों ने कि जो कस्टमर वापसी करेगा उससे कैंसिलेशन चार्जेस लिए जाएंगे। जो कस्टमर वापसी करेगा बायर, उससे कैंसिलेशन चार्जेस लिए जाएंगे और वो होंगे 20% ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। उसने जो गुड्स खरीदा था उस गुड्स की जो वैल्यू थी, ध्यान में रखिएगा, इनवॉइस की बात नहीं कर रहा, गुड्स जितने वैल्यू के खरीदे थे उसका 20% उसे कैंसिलेशन चार्जेस जो होगा वो पे करना पड़ेगा। और जिस वेंडर के गुड्स वापसी आए वो कंपनी कह रही है हम पिकअप करके लाएंगे और वेंडर तुमसे हम हैंडलिंग चार्जेस लेंगे, और तुमसे हम हैंडलिंग चार्जेस कितने लेंगे? वो हम लेंगे 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई। प्लीज ध्यान में रखिएगा, रिटर्न्स अगर कोई भी हुई तो बायर से 20% कैंसिलेशन चार्जेस लिए जाएंगे और जिस वेंडर का माल वापसी आया उससे 10% के हैंडलिंग चार्जेस जो होंगे वो लिए जाएंगे। और प्लीज ध्यान में रखिएगा बेटा, अब ये जो स्टार कार्ट वाला रिटर्न के केस में चार्जेस लेगा, ये उसकी इनकम बनेगी। बायर से उसने 20% चार्जेस लिए
तो ये स्टार कार्ट वालों की इनकम बन गई कि नहीं बन गई? बन गई। तो इसके ऊपर स्टार कार्ट वालों की जीएसटी लायबिलिटी आएगी, जीएसटी लायबिलिटी आएगी। सर बट बायर को उन्होंने सर्विस क्या दी? तो प्लीज अप्रिशिएट, बायर ने प्रोडक्ट परचेज किया था, उसके बाद वो उसका रिटर्न कर रहा है, और हमारा ये जो ई कार्ट वाला है उसके इस रिटर्न के एक्ट को टॉलरेट कर रहा है। ही इज नॉट हैप्पी विद द रिटर्न बट स्टिल ही इज एक्सेप्टिंग। तो ये हो गया टॉलरेशन ऑफ एक्ट, एंड एज यू नो टॉलरेशन ऑफ एक्ट अंडर जीएसटी इज कंसीडर्ड एज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। आपने शेड्यूल 2 में पढ़ा हुआ है। तो कैंसलेशन चार्जेस की कमाई जो होगी वो बेसिकली सर्विस की सप्लाई का कंसिडरेशन होगी, जिस पर जीएसटी लायबिलिटी आएगी। मे बी इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट, वो उसके हिसाब से आएगी। एंड सिमिलरली जिस वेंडर का माल वापस आया, आप उस वेंडर से ले रहे हैं हैंडलिंग चार्जेस ऑफ दिस रिटर्न, तो अकॉर्डिंगली ये भी आपकी सर्विस की कमाई हो गई, हैंडलिंग सर्विस आप उनको दे रहे हैं, और अकॉर्डिंगली इसके ऊपर भी जो है वो जीएसटी की लायबिलिटी आएगी। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। बिजनेस मॉडल अगर समझ आया तो स्टार कार्ट मॉडल समझिएगा। स्टार कार्ट वाला जो है, जो दिल्ली बेस्ड रजिस्टर्ड कंपनी है जो कि इस पोर्टल को रन कर रहा है, उसकी क्या क्या लायबिलिटी होगी? इस पोर्टल से वो अपने गुड्स बेचेगा तो उस गुड्स पर उसे जीएसटी देना है। वेंडर को लिस्ट कर रहा है, लिस्टिंग फीस कमा रहा है, उस पर उसे जीएसटी देना है। और इन केस अगर अदर वेंडर्स का माल वापसी आया तो उसने बायर से कैंसलेशन चार्जेस लिए एंड इन सेलर से हैंडलिंग चार्जेस लिए, उन पर भी उसे जो होगा वो जीएसटी जो होगा वो पे करना है। ये सारे जीएसटी वो पे करेगा एज अ सप्लायर। और उसके अलावा उसकी वेबसाइट के थ्रू जो भी माल बिका, उसकी वेबसाइट के थ्रू जो भी माल बिका अदर सप्लायर का, उनके रिस्पेक्ट में उसे कितना देना है? टीसीएस का ऑब्लिगेशन 1% जो है वो उसे अलग देना है। एंड आई होप आप सभी को याद होगा, एज अ सप्लायर ऑफ गुड्स या फिर एज अ सप्लायर ऑफ लिस्टिंग सर्विस, एज अ सप्लायर ऑफ हैंडलिंग सर्विस, एज अ सप्लायर ऑफ टॉलरेंस सर्विस, मुझे जो जीएसटी देना है उसके लिए मेरा रजिस्ट्रेशन सप्लायर वाला होगा, और एज अ टैक्स कलेक्टर मुझे अदर सप्लायर की सप्लाई जो मेरे प्लेटफॉर्म के थ्रू हुई उसके रिस्पेक्ट में जो मुझे टीसीएस गवर्नमेंट को देना है, उसके लिए स्टार कार्ट वाले का सेपरेट रजिस्ट्रेशन होगा एज अ टैक्स कलेक्टर, जो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन होता है अंडर सेक्शन 24। आई होप आपको ये सभी पॉइंट रिकलेक्ट हुए होंगे। एंड अगेन एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको साथ में करा देता हूं, जब टीसीएस की बात आती है तो टीसीएस का ऑब्लिगेशन आपके पास आता है अंडर सेक्शन 52, और यह आता है आपका दूसरे सप्लायर जो आपके थ्रू सप्लाई कर रहे हैं उनके रिस्पेक्ट में। और आपको याद होगा टीसीएस कटता है 1% की रेट से इन टोटल, बट 1% किसका? 1% ऑफ नेट वैल्यू ऑफ सप्लाई मेड थ्रू यूर प्लेटफॉर्म। 1% किसका? ऑफ नेट वैल्यू ऑफ सप्लाई। मैंने क्या बोला? 1% ऑफ नेट वैल्यू। और आपको याद होगा नेट वैल्यू का क्या मतलब था? आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर 10 लाख रुपए की सप्लाई हुई लेकिन उसमें से 2 लाख रिटर्न भी हुए तो व्हाट इज द नेट वैल्यू? 8 लाख। व्हाट इज द नेट वैल्यू? 8 लाख। तो जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में प्लीज आप इस बात को आइडेंटिफाई करके चलिएगा कि टीसीएस का ऑब्लिगेशन जो होगा, अगर सिर्फ सेल्स हुई नो रिटर्न तो कोई दिक्कत नहीं है, जितने की सेल्स हुई उसका 1%, बट अगर सेल्स हुई विद सेल्स रिटर्न तो फिर टीसीएस का ऑब्लिगेशन जो होगा वो नेट वैल्यू, नेट ऑफ सेल्स रिटर्न के ऊपर जो होगा वो पिक्चर में आएगा। आई होप आई हैव एक्सप्लेन्ड इनफ द बिजनेस मॉडल एंड नाउ बेस्ड ऑन दिस अंडरस्टैंडिंग अब आप इस केस स्टडी को पढ़ के अगर सॉल्व करेंगे तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए जी, लेट्स स्टार्ट रीडिंग द केस स्टडी। स्टार कार्ट लिमिटेड, इट ऑन्स एंड ऑपरेट अ वेब पोर्टल। इसकी अपनी एक वेब पोर्टल है जिसका नाम है स्टार कार्ट एंड इज रजिस्टर्ड। ये रजिस्टर्ड है विद द जुरिसडिक्शनल जीएसटी अथॉरिटीज इन दिल्ली। तो ये दिल्ली में जीएसटी में रजिस्टर्ड है एज एन ईसीओ। इसने ईसीओ का रजिस्ट्रेशन करा हुआ है एंड इज लायबल टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 52 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। स्टार कार्ट की वेब पोर्टल है, इसने दिल्ली में जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा रखा है। क्यों करा रखा है? बिकॉज ये टीसीएस के लिए लायबल है, और टीसीएस के लिए लायबल होने का मतलब क्या है? इसके प्लेटफॉर्म के थ्रू अदर सप्लायर जो हैं वो सप्लाई करते हैं जिनका पैसा ये रिसीव करता है, जिसकी वजह से इसे सेक्शन 52 में टीसीएस का ऑब्लिगेशन गवर्नमेंट की तरफ आता है। स्टार कार्ट प्रोवाइड्स लिस्टिंग सर्विस टू द वेरियस सेलर। तो अपनी वेबसाइट पर जो भी वेंडर्स, अदर वेंडर्स आना चाहते हैं इसकी वेबसाइट पर, ये उनको क्या देता है? लिस्टिंग सर्विस, और उनसे वो लिस्टिंग फीस जो है वो चार्ज करता है। ठीक है।
इसके अलावा बिसाइड्स दिस, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, स्टार कार्ट ऑल्सो सेल्स इट्स ओन प्रोडक्ट थ्रू द सेम वेब पोर्टल। इसी पोर्टल पर वो अपने खुद के प्रोडक्ट्स भी, अपने खुद के प्रोडक्ट्स, अपने खुद के गुड्स भी जो है वो बेचता है। प्लीज ध्यान में रखिएगा, जो वो अपने प्रोडक्ट बेचेगा उन प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में इसको जीएसटी पे करना होगा, और जो अदर्स सप्लायर इसके प्रोडक्ट बेच रहे होंगे जिसको इसने लिस्ट कर रखा है उनके रिस्पेक्ट में इसे क्या देना होगा, टीसीएस। अपने प्रोडक्ट जो बेचेगा उसके रिस्पेक्ट में ये जीएसटी देगा, जो भी एप्लीकेबल रेट होगी उस प्रोडक्ट पर, और जो अदर सप्लायर्स के प्रोडक्ट इसकी वेबसाइट के थ्रू बिक रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में ये क्या देगा, टीसीएस एट अ टोटल रेट ऑफ 1%। आर यू ओके विद दिस? चलिए, फिर उसके बाद डिटेल्स दी गई, कहा गया फॉर द लिस्टिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द सेलर्स। अब स्टार कार्ट ने जो भी सेलर्स इसके प्लेटफॉर्म पर लिस्ट हुए उनको जो लिस्टिंग सर्विस दी उसके लिए चार्ज क्या किया, इट चार्जेस अ लिस्टिंग फीस एट द रेट ऑफ 10% ऑफ द टर्नओवर ऑफ गुड्स सोल्ड बाय द सेलर इन अ पर्टिकुलर मंथ। तो कंपनी क्या कह रही है, वेंडर तुमको मैं लिस्ट कर रहा हूं, लिस्ट करते टाइम तुमसे मैं कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं मांग रहा, आपसे मैं लिस्टिंग के 10,000 20,000 ऐसे नहीं मांग रहा, आपको मैं लिस्ट कर लूंगा, फिर आप एक महीने में मेरे पास लिस्ट होने की वजह से आप जो बिजनेस करेंगे उस एक महीने में आपने जो भी सप्लाई करी, आपकी उस सप्लाई का 10% जो होगा, आपकी उस सप्लाई का 10% जो होगा वो मैं आपसे लिस्टिंग फीस जो होगा वो चार्ज करूंगा। तो ये सप्लायर को ये कह रहे हैं, ये नहीं है कि आप लिस्ट कराओगे आपको पहले जेब से पैसा देना पड़ेगा और आपको अनसर्टेनिटी है बिजनेस मिलेगा भी या नहीं, नहीं, आपको मैं लिस्ट कर दूंगा। अब आप लिस्ट हो गए, अब आप देखो हमारी वेबसाइट पर आपको अच्छे खासे ऑर्डर्स आएंगे, और महीने में जितने भी ऑर्डर आएंगे, आपने महीने में जितना भी टर्नओवर किया उस टर्नओवर का 10% जो होगा वो मैं आपसे लिस्टिंग फीस जो होगा वो चार्ज करूंगा। अच्छा, अब ऑफ कोर्स ही बात है, सेलर पूछेगा सर आपकी वेबसाइट पर मान लीजिए मेरे पास 10 लाख के ऑर्डर आए, तो आप 10 लाख का 10% मुझसे लिस्टिंग फीस ले लेंगे, ठीक है, लेकिन अगर उस 10 लाख में से मान लो किसी कस्टमर ने 4 लाख वापसी भेज दिए, तो आप लिस्टिंग फीस 10 लाख के ऑर्डर आए थे उस पर लेंगे, या नेट ऑफ सेल्स रिटर्न मैंने इतनी सेल्स करी आप उस पर लिस्टिंग फीस जो होगा वो चार्ज करेंगे। तो अगली लाइन में देखो उन्होंने क्लैरिटी दी, सच लिस्टिंग फीस इज रिकवर्ड फ्रॉम द सेलर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिटर्न ऑफ द गुड्स सोल्ड थ्रू स्टार्ट कार्ट। उसने वेंडर को क्लियर बोल रखा है, जी देखो महीने में हमारी वेबसाइट से आपको ऑर्डर्स आएंगे, जितना भी आप टर्नओवर करोगे हम उसका 10% आपसे लिस्टिंग फीस लेंगे। सेल्स रिटर्न आपकी हो सकती है बट उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ऑर्डर्स कितने हमने आपको दिए थे, आपने कितना टर्नओवर हमारी वेबसाइट के थ्रू किया, हम तो जितना टर्नओवर आपने किया इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द रिटर्न, हम तो उसका 10% जो होगा वो आपसे लिस्टिंग फीस जो होगा वो चार्ज करेंगे। आर यू ओके विद दिस? और बेटा ये जो भी लिस्टिंग फीस चार्ज की जाएगी ध्यान में रखिएगा, ये लिस्टिंग फीस का पैसा जो स्टार कार्ट लिमिटेड कमा रही है ये बेसिकली सप्लाई ऑफ लिस्टिंग सर्विस का पैसा है, और इस पर जो होगा उसे जीएसटी पे करना पड़ेगा, और जो सेलर इस लिस्टिंग फीस को पे करेंगे वो जो होंगे वो इसका आईटीसी जो होगा वो बुक करेंगे, बिकॉज ये उनके बिजनेस की इनपुट सर्विस है। आर यू ओके विद दिस? फिर फर्दर उन्होंने क्या लिखा देखते हैं, वो कहते हैं जी द कस्टमर कैन चूज फ्रॉम अ वाइड रेंज ऑफ गुड्स लिस्टेड ऑन द वेबसाइट, ठीक है, एंड प्लेस एन ऑनलाइन ऑर्डर। कस्टमर वेबसाइट पर आएगा, ऑनलाइन ऑर्डर देगा, पेमेंट कस्टमर करेगा थ्रू द पेमेंट गेटवे इन ऑनलाइन मोड, ऑर्डर के साथ ही वो पेमेंट भी कर देगा, पेमेंट स्टार कार्ट जो होगा वो रिसीव कर लेगा, और फिर उसके बाद वो वेंडर के साथ मंथली सेटलमेंट करेगा। एट द टाइम ऑफ मंथली सेटलमेंट Star Cart makes the payment to the sellers after adjusting the tax collection at source at the applicable rates, and applicable rates आपको TCS की पता है, at present this is 1% total। तो कस्टमर स्टार कार्ट की वेबसाइट पर ऑर्डर देगा, ऑर्डर के साथ ऑनलाइन पेमेंट भी करेगा, वो स्टार कार्ट के पास जाएगी, और स्टार कार्ट क्या कहता है मंथ एंड पर जितने भी ऑर्डर्स आपके आए उसकी पेमेंट हमारे पास होगी, वो हम आपको दे देंगे, लेकिन उसमें से टीसीएस जो हमने गवर्नमेंट को दे दिया होगा बैलेंस हम आपको रेमिट करेंगे। दिस इज द वे टीसीएस ऑपरेट, दैट्स यू नो। नेक्स्ट पॉइंट, द इनवॉइस फॉर द गुड्स सोल्ड ऑन स्टार्ट कार्ट इज इशूड बाय द सेलर। जो भी गुड्स इस पोर्टल पर बिकेंगे उसका इनवॉइस कौन इशू करेगा? डेफिनेटली जिस सेलर के गुड्स बिके हैं वही इशू करेगा। तो जो भी लिस्टेड वेंडर होगा जिसके प्रोडक्ट का ये ऑर्डर है वो जो होगा इसका इनवॉइस बुक करेगा, किसके नाम पर? इन द नेम ऑफ द कस्टमर।
स्टार कार्ट उसको डिटेल देगा, भाई इस कस्टमर ने आपका ऑर्डर दिया है, और कॉरेस्पॉन्डिंगली वो जो वेंडर होगा वो कस्टमर के नाम का इनवॉइस बनाएगा। उस इनवॉइस में वो जो होगा वो जीएसटी भी चार्ज करेगा, और वो जीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी होगा या आईजीएसटी, वो डिपेंड करेगा कि कस्टमर कहाँ का है, गुड्स कहाँ सप्लाई किए गए हैं। टैक्सेस चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ सेलर एंड कस्टमर। ठीक है जी। गुड्स की शिपमेंट कौन करेगा? द गुड्स आर शिप्ड डायरेक्टली बाय द सेलर टू द कस्टमर एंड देयर इज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ शिपिंग द गुड्स ऑन स्टार कार्ट फॉर द थर्ड पार्टी सेलर। तो बेटा यही मैंने आपको शुरुआत में बताया कि इसकी वेबसाइट पर ये जो थर्ड पार्टी अदर वेंडर्स होंगे, बायर्स अगर इनके लिए ऑर्डर देगा तो स्टार्ट कार्ट वाला ऑर्डर एंड पेमेंट तो रिसीव करेगा, लेकिन वो गुड्स का इनवॉइस वो नहीं बनाएगा, वो तो जो एसोसिएटेड वेंडर्स होंगे वही बनाएंगे, और उनकी शिपमेंट भी जो एसोसिएटेड वेंडर्स होंगे वही अपने आप मैनेज करेंगे। आर यू ओके विद दिस? चलिए, फिर उसके बाद इन केस ऑफ, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन केस ऑफ रिटर्न ऑफ गुड्स, अगर किसी कस्टमर ने गुड्स खरीदे लेकिन बाद में रिटर्न कर दिए, देन द शिपिंग इज अरेंज बाय द स्टार कार्ट। तो जो वापसी की शिपिंग होगी वो स्टार कार्ट ईसीओ अरेंज करेगा, और उसके लिए वो हैंडलिंग चार्जेस लेगा। इट चार्जेस अ फीस इक्विवेलेंट टू 20% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स रिटर्न एज कैंसिलेशन चार्जेस एंड रिफंड्स द बैलेंस अमाउंट टू द कस्टमर। पॉइंट को ध्यान से पढ़ना, अगर कभी गुड्स रिटर्न हुए तो फिर स्टार कार्ट वाले ने क्या करना है, जितनी वैल्यू ऑफ गुड्स रिटर्न हुए, ध्यान रखिएगा 1 लाख की वैल्यू ऑफ गुड्स थी प्लस जीएसटी सोल्ड हुए थे, तो हम टोटल इनवॉइस की बात नहीं कर रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, वैल्यू ऑफ गुड्स की बात कर रहे हैं। वैल्यू ऑफ गुड्स का 20% जो होगा वो कैंसिलेशन चार्जेस लगाए जाएंगे, कस्टमर को बैलेंस दिया जाएगा। ये मैंने आपको बताया था चार्ट में कि अगर कोई भी कस्टमर गुड्स रिटर्न करेगा तो फिर रिटर्न तो हम एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन उसके ऊपर कैंसिलेशन चार्जेस लगाएंगे, कितने, 20% ऑफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई, कस्टमर के ऊपर ये कैंसिलेशन चार्जेस लगाए जाएंगे। जो कैंसिलेशन चार्जेस बेसिकली स्टार कार्ट वाला इसलिए लगा रहा है बिकॉज रिटर्न के को वो जो है वो टॉलरेट कर रहा है, तो बेसिकली ये कैंसिलेशन चार्जेस स्टार कार्ट वाले की सर्विस इनकम होगी जिसके ऊपर जीएसटी विल बी एप्लीकेबल। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम और क्या लिखा हुआ है, फर्दर 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स रिटर्न इज कलेक्टेड फ्रॉम द सेलर बाय द स्टार्ट कार्ट एज हैंडलिंग चार्जेस। ये भी मैंने आपको बताया था, 20% तो कस्टमर से कैंसिलेशन चार्जेस लेंगे, और जो सेलर जिसका माल बिका था उससे वो क्या लेंगे, 10% हैंडलिंग चार्जेस। वाई दिस हैंडलिंग चार्जेस फ्रॉम द सेलर, बिकॉज रिटर्न शिपमेंट कौन मैनेज करेगा, स्टार कार्ट वाला, तो डेफिनेटली वो हैंडलिंग चार्जेस जो होगा वो लेवी करेगा। ये भी मैंने आपको चार्ट में बताया था। रिटर्न के केस में स्टार कार्ट वाला 2 कमाई करेगा, एक तो कस्टमर से कैंसिलेशन चार्जेस, एंड दूसरा जो थर्ड पार्टी सेलर था जिसके गुड्स वापसी आए उससे वो हैंडलिंग चार्जेस जो होगा वो कलेक्ट करेगा। हैंडलिंग चार्जेस 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई है, कैंसिलेशन चार्जेस जो है वो 20% ऑफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई है। आर यू ओके विद दिस? अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ये ध्यान में रखिएगा, अगर कोई भी सेल्स रिटर्न हुई, ठीक है, देन ये 2 कमाई स्टार कार्ट वाले की बनेगी जिस पर उसे जीएसटी पे करना पड़ेगा, और वो जीएसटी की एडिशनल लायबिलिटी में आएगा। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर कोई भी रिटर्न हुई तो प्लीज ध्यान में रखिएगा, रिटर्न अगर हुई तो टीसीएस का ऑब्लिगेशन कम हो जाएगा, बिकॉज टीसीएस किस पर जाता है, नेट वैल्यू ऑफ सप्लाईज मेड थ्रू हिज प्लेटफॉर्म। ये ध्यान में रखिएगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब ये पूरा बिजनेस मॉडल समझाने के बाद अब वो डिटेल्स दे रहे हैं आपको ट्रांजैक्शन की ऑफ अ पर्टिकुलर मंथ। जनवरी के महीने में पुलकित, अ रेजिडेंट ऑफ राजस्थान, उसने स्टार कार्ट से ये गुड्स जो हैं वो परचेज किए हैं। हाँ जी, आपको जनवरी के महीने में बता रहे हैं, एक पर्टिकुलर बायर ने स्टार कार्ट की वेबसाइट से कुछ गुड्स जो हैं वो परचेज किए, और बेटा बायर कौन है, पुलकित है, राजस्थान का, प्लीज ध्यान में रखिएगा। तो कस्टमर कौन है, राजस्थान का है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ बेटा कि रेसिपिएंट की लोकेशन आप इसलिए ध्यान में रखेंगे, हो सकता है बाद में हमें इसकी जरूरत पड़े टू डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई एंड ऑल। तो बायर है राजस्थान का। स्टार कार्ट कहाँ की कंपनी थी, दिल्ली की, भूलना मत, स्टार कार्ट वो कहाँ की कंपनी थी, दिल्ली की। अब इसकी वेबसाइट से जो बायर आया है वो कहाँ का है, राजस्थान का। इंपॉर्टेंट रहेगा, प्लीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है जी। अब बायर ने क्या क्या खरीदा, नंबर 1 बायर ने एक तो लैपटॉप खरीदा है बेटा 50,000 की वैल्यू का, एंड प्रिंटर खरीदा है 10,000 की वैल्यू का।
both the product are sold by Infocom Limited, a seller listed on the star card and registered under GST in the state of उत्तर प्रदेश। तो बेटा वो क्या कह रहे हैं कि हमारे पास एक पुलकित नाम से बायर आया जिसने स्टार कार्ट की वेबसाइट से लैपटॉप 50,000 का और प्रिंटर 10,000 का खरीदा, और 50,000 और 10,000 का ये जो लैपटॉप और प्रिंटर है ये बेचा किसने है? ये इन्फोकॉम लिमिटेड सेलर है जो कि लिस्टेड है इस वेबसाइट पर, उसने बेचा है। तो बेटा ईसीओ की वेबसाइट पर इन्फोकॉम लिमिटेड नाम से एक सेलर रजिस्टर्ड है जो कि यूपी का रजिस्टर्ड सप्लायर है, और पुलकित जो राजस्थान का है उसने क्या किया, उसने इस सेलर के प्रोडक्ट को ईसीओ की वेबसाइट से खरीदा। और खरीदा क्या क्या है बेटा, ध्यान में रखिएगा, एक तो लैपटॉप खरीदा गया है और दूसरा क्या खरीदा गया है, प्रिंटर। दो प्रोडक्ट्स उसने जो हैं वो खरीदे हैं। ठीक है, अब इन्फोकॉम लिमिटेड के पास जब इस प्रोडक्ट की सेल्स के ऑर्डर आए होंगे थ्रू द वेबसाइट, तो इन्फोकॉम लिमिटेड ने क्या किया होगा बेटा, उसने लैपटॉप का इनवॉइस बनाया होगा, पुलकित के पास लैपटॉप भिजवा दिया होगा, उसने प्रिंटर का इनवॉइस बनाया होगा और पुलकित के पास जो होगा वो प्रिंटर भिजवा दिया होगा। ठीक है जी, लैपटॉप कितनी वैल्यू का है, 50,000 का, तो उसने 50,000 प्लस जीएसटी का इनवॉइस बनाया होगा। प्रिंटर कितनी वैल्यू का है, 10,000 का, तो उसने 10,000 प्लस जीएसटी का जो होगा वो इनवॉइस बनाया होगा। अच्छा, जीएसटी की बात आई गई है तो साथ में बात कर लेते हैं, जीएसटी यहाँ कौन सा लगेगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी लगेगा या फिर आईजीएसटी लगेगा? तो सुनिएगा बेटा, इन्फोकॉम लिमिटेड ने राजस्थान के बायर को गुड्स बेचे हैं, ऑर्डर वेबसाइट से आए हैं। ठीक है जी, तो आप ध्यान में रखिएगा। अब ये जो यूपी का इन्फोकॉम लिमिटेड है वो क्या कर रहा है, ऑर्डर मिलने के बाद राजस्थान में जो बायर पुलकित है उसको लैपटॉप भिजवा रहा है, मतलब लैपटॉप वो राजस्थान में सप्लाई कर रहा है। वो रजिस्टर्ड कहाँ है, यूपी में, पर वो सप्लाई कहाँ कर रहा है, राजस्थान में। क्या आईजीएसटी पिक्चर में आएगा? हाँ जी। किस रेट से? तो बेटा वो क्वेश्चन में दे रखी है, मैं यहाँ आपको स्ट्रेट अवे बोल देता हूँ, 18% की रेट दे रखी है, तो 50,000 प्लस आईजीएसटी 18% का इनवॉइस इन्फोकॉम लिमिटेड बना देगा। सिमिलरली प्रिंटर जब बेचा जाएगा 10,000 का और वो राजस्थान भेजा जाएगा तो अगेन आईजीएसटी पिक्चर में आएगा, और रेट बेटा इसकी भी 18% क्वेश्चन ने दी हुई है, अभी हम देख लेंगे। तो अकॉर्डिंगली 18% का आईजीएसटी यहाँ भी पिक्चर में आ जाएगा। तो प्रिंटर के ऊपर इन्फोकॉम लिमिटेड ने 18% मतलब 9,000 का जीएसटी लायबिलिटी पे करनी है इन्फोकॉम ने, एंड सिमिलरली प्रिंटर जो उसने बेचा है 10,000 का, उस पर उसे 1,800 रुपये का आईजीएसटी, मतलब टोटल 10,800 रुपये का आईजीएसटी जो होगा वो इन्फोकॉम लिमिटेड को पे करना होगा इस ऑर्डर की वजह से। अच्छा, और ये ऑर्डर क्योंकि स्टार कार्ड के थ्रू आया है तो स्टार कार्ड को इस ट्रांजैक्शन में क्या करना पड़ेगा, उसको जो होगा वो टीसीएस जो होगा वो पे करना पड़ेगा। आर यू ओके विद दिस? अब इन्फोकॉम लिमिटेड के कितने ऑर्डर हैं, कितनी वैल्यू के, 50 और 10 60,000 के, तो अकॉर्डिंगली इस 60,000 के ऑर्डर के रिस्पेक्ट में स्टार कार्ड को एज अ टीसीएस सप्लायर 60,000 के ऑर्डर जो इन्फोकॉम के हैं उसके रिस्पेक्ट में उसे टीसीएस, इन्फोकॉम के रिस्पेक्ट में उसे टीसीएस 1% का 600 रुपये का आईजीएसटी का टीसीएस जो होगा वो पे करना पड़ेगा। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए, पुलकित ने और क्या खरीदा है वो देखिएगा। पुलकित ने दूसरी चीज क्या खरीदी है, मोबाइल फोन। मोबाइल फोन उसकी वैल्यू कितनी है, 30,000, और ये किसने बेचा है, स्टार कार्ट ने इन इट्स ऑन कैपेसिटी। तो क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था क्या स्टार कार्ट अपनी वेबसाइट से खुद भी कुछ प्रोडक्ट्स बेचता है? यस। तो उसने अपनी वेबसाइट से खुद अपनी कैपेसिटी में 30,000 का मोबाइल पुलकित को बेचा। अच्छा, जो ये मोबाइल उसने अपनी कैपेसिटी में बेचा, इस मोबाइल के रिस्पेक्ट में क्या उसको जीएसटी लायबिलिटी आएगी? यस। इस रिस्पेक्ट में उसकी टीसीएस लायबिलिटी नहीं आएगी, बिकॉज ये मोबाइल वो एज अ सप्लायर पुलकित को जो है वो बेच रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में उसकी जो होगी वो जीएसटी की लायबिलिटी आएगी। और प्लीज ध्यान में रखिएगा, इसने स्टार कार्ट ने जो ये मोबाइल बेचा है अपनी कैपेसिटी में, तो जो पुलकित है राजस्थान का, उसने ईसीओ की वेबसाइट पर आकर के स्टार कार्ट का खुद का प्रोडक्ट सेलेक्ट किया और पेमेंट स्टार कार्ट को कर दी। तो ये स्टार कार्ट की डायरेक्ट सेल है टू द कस्टमर।
तो इसके रिस्पेक्ट में अब स्टार कार्ड क्या करेगा बेटा, खुद ये मोबाइल जो होगा वो डिस्पैच करेगा और कहाँ भेज रहा है, पुलकित के पास राजस्थान में। ये रजिस्टर्ड कहाँ पर है, दिल्ली में। मोबाइल कहाँ डिलीवर कर रहा है, राजस्थान में। तो क्या ये इंटर स्टेट सप्लाई हो जाएगी? यस। तो मोबाइल 30,000 की वर्थ का है, वैल्यू का है। इसके ऊपर लाइबिलिटी किसकी आएगी, अगेन IGST की लाइबिलिटी आएगी। एंड लेट्स सपोज रेट इज अगेन 18%। क्वेश्चन ने स्टैंडर्ड रेट सब पर दे रखी है। तो 5,400 रुपीज का IGST स्टार कार्ड एज अ सप्लायर ऑफ मोबाइल बिल बना करके जो होगा वो पुलकित को दे देगा। आर यू ओके विद दिस? चलिए जी, फिर उसके बाद पुलकित ने और क्या खरीदा है जी, पुलकित ने तीसरी चीज खरीदी है जी, CCTV कैमरा सिस्टम। कितनी वैल्यू का, 1 लाख का। और ये किसने बेचा है, सिक्योर वर्ल्ड ने, विच इज लिस्टेड ऑन द स्टार कार्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर स्टेट इन द स्टेट ऑफ गुजरात। तो मैंने आपको पहले ये इंफॉर्मेशन दे दी थी कि स्टार कार्ड की वेबसाइट पर एक तो इन्फोकॉम लिमिटेड नाम का सप्लायर लिस्टेड था और दूसरा कौन था, सिक्योर वर्ल्ड नाम का सप्लायर। और पुलकित ने जो है वो इस सिक्योर वर्ल्ड सप्लायर से जो होगा वो CCTV कैमरा जो है वो परचेज किया है। तो अब सिक्योर वर्ल्ड क्या करेगा बेटा, वो भी इस कैमरे की इनवॉइसिंग बना देगा। कैमरा कितने का है, 1 लाख का, ठीक है जी। और इन्फोकॉम क्या करेगा, अब 1 लाख का तो कैमरा है, साथ में GST भी आएगा। और प्लीज आप अप्रिशिएट करेंगे, सिक्योर वर्ल्ड कहाँ का है, गुजरात का। और वो कैमरा भेज पुलकित के पास रहा है राजस्थान में। तो अगेन IGST पिक्चर में आएगा। एंड रेट 18% क्वेश्चन ने दे रखी है, तो 18,000, 1,18,000 का इनवॉइस सिक्योर वर्ल्ड जो होगा वो पुलकित के ऊपर रेस कर देगा। आर यू ओके विद दिस? और इस केस में सिक्योर वर्ल्ड ने पुलकित को CCTV कैमरा बेचा है, बट बेचा इसकी वेबसाइट के थ्रू है। पैसा स्टार कार्ड ने रिसीव किया था। तो क्या स्टार कार्ड को इस कैमरे के रिस्पेक्ट में जो होगा वो TCS का ऑब्लिगेशन आएगा जी? बिल्कुल आएगा। तो ये जो सिक्योर वर्ल्ड लिस्टेड सप्लायर ने सेल करी इसके प्लेटफॉर्म के थ्रू 1 लाख की वैल्यू की सप्लाई हुई है, तो TCS 1% की रेट से 1,000 का IGST का TCS जो होगा वो ये देगा। आर यू एबल टू अप्रिशिएट? तो इस वेब पोर्टल पर स्टार कार्ड ने जब अपनी कैपेसिटी में मोबाइल बेचा तो उस मोबाइल पर तो स्टार कार्ड को क्या देना है, GST एज अ सप्लायर ऑफ मोबाइल। पर जो अदर पर्संस इसकी वेबसाइट के थ्रू गुड्स बेच रहे हैं उनके GST वो अदर सप्लायर देंगे। इसका रोल कहां तक लिमिटेड रहेगा, एज अ टैक्स कलेक्टर इसको जो होगा वो TCS जो होगा वो पे करना पड़ेगा। एंड नीडलेस टू मेंशन, एट द एंड ऑफ द मंथ इन सप्लायर्स ने जितनी सप्लाई करी उस सप्लाई के रिस्पेक्ट में इन्हें स्टार कार्ड वाले को लिस्टिंग फीस जो होगी वो पे करनी पड़ेगी, लिस्टिंग फीस। और प्लीज ध्यान में रखिएगा, लिस्टिंग फीस वो पे करेंगे स्टार कार्ड को, क्योंकि स्टार कार्ड ने उन्हें लिस्ट करके सप्लाई ऑफ सर्विस का काम किया है। और लिस्टिंग फीस की प्लेस ऑफ सप्लाई इन्फोकॉम लिमिटेड यूपी का है तो यूपी निकलेगी, सिक्योर वर्ल्ड गुजरात का है तो गुजरात निकलेगी। दोनों ही केस में IGST जो होगा वो पिक्चर में आएगा। इन्फोकॉम लिमिटेड ने इनसे कितना मंथली टर्नओवर किया, 60,000 का। तो अकॉर्डिंगली उनको ये लिस्टिंग फीस जो चार्ज करेंगे वो 60,000 का अगर टर्नओवर है तो 10% मतलब 6,000 की लिस्टिंग फीस जो होगा वो चार्ज करेंगे एंड उसके साथ IGST भी लगाएंगे। और सिमिलरली जो सिक्योर वर्ल्ड है उसने इनकी वेबसाइट से कितना टर्नओवर किया, 1 लाख का। तो लिस्टिंग फीस कितनी बनेगी, 10,000 एंड साथ में जो होगा वो IGST भी जो होगा वो चार्ज किया जाएगा। आर यू ओके विद दिस? सर कल अगर सेल्स रिटर्न हो गई तो ऊपर बता दिया था, सेल्स रिटर्न होने पर लिस्टिंग फीस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो जितने ऑर्डर दिए थे, जितना टर्नओवर करवाया था उतने पर ही ली जाएगी। रिटर्न होने पर तो एडिशनल कंसिक्वेंसेस, कैंसिलेशन चार्जेस और हैंडलिंग चार्जेस के आएंगे। आर यू ओके विद दिस? चलो, क्वेश्चन ने जनवरी की डिटेल दे दी। इसके बाद क्वेश्चन आगे बोलता है, ऑल द अबव ट्रांजेक्शन आर एक्सक्लूसिव ऑफ GST वेयर एवर एप्लीकेबल। जो भी ट्रांजेक्शन हमने ऊपर दिए हैं वो GST एक्सक्लूसिव है, मतलब जो भी फिगर्स ऊपर दी गई हैं वो विदाउट GST है। उनके रिस्पेक्ट में जो भी GST एप्लीकेबल होगा वो सेपरेटली चार्ज फॉर अकाउंट फॉर किया जाएगा। अगली लाइन कहती है, देयर इज नो इनपुट टैक्स क्रेडिट बैलेंस एज ऑन 1 जनवरी फॉर स्टार कार्ड, इन्फोकॉम लिमिटेड एंड सिक्योर्ड वर्ल्ड। स्टार कार्ड के पास
कोई ओपनिंग आईटीसी नहीं है। एंड सिमिलरली इन्फोकॉम लिमिटेड और स्टार वर्ल्ड जो वेंडर्स हैं जो इसके थ्रू सप्लाई कर रहे हैं, उनके पास भी कोई ओपनिंग आईटीसी का बैलेंस नहीं है। उनका ई क्रेडिट लेजर बिल्कुल जीरो पर है। फिर वो कहते हैं जी जीएसटी इज एप्लीकेबल इन द अफोरसेड केस सिनेरियो एट द फॉलोइंग रेट्स अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। जीएसटी की रेट्स वो क्या बता रहे हैं, सीजीएसटी 9 एंड एसजीएसटी 9 है, और अगर आईजीएसटी बनेगा तो फिर वो क्या है 18%। मतलब अब कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस जो इस सिनेरियो में इन्वॉल्व रही है उस सब पर उन्होंने एक रेट आपको बता दी है कि ये रेट है जी, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। अगर हमने कहीं और लिख करके कोई रेट बताई तो अलग बात है, नहीं तो आप ले करके चलेंगे कि सब पर ये स्टैंडर्ड रेट है 9+9 या फिर डायरेक्ट 18% आईजीएसटी। तो इसी वजह से मैं क्वेश्चन में आपको बार बार बोल रहा था, फोन बिका, प्रिंटर बिका, लैपटॉप बिका, या फिर सीसीटीवी कैमरा बिका, या फिर आपकी लिस्टिंग फीस आई, या फिर कैंसिलेशन फीस आई, या फिर हैंडलिंग फीस आई, सब पर एप्लीकेबल रेट क्या है 18% की यूज करनी है। नाउ दिस इज द केस स्टडी विच दे हैव गिवन, पूरे डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब वो कह रहे हैं बेस्ड ऑन दिस केस स्टडी अब हम आपसे जो है वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और आपको उनके जो है वो आंसर्स देने हैं बेस्ड इन द अफोरसेड सिनेरियो। हाँ जी, अफोरसेड केस सिनेरियो के बेस पर नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। और बेटा उन्होंने 5 क्वेश्चन जो है वो आपको अब इस केस स्टडी बेस्ड जो है वो दिए हैं। इफ यू आर क्लियर एज टू द वे आई हैव एक्सप्लेन द फैक्ट्स, तो क्वेश्चंस में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है जी, तो पहला क्वेश्चन वो कहते हैं जी नेट जीएसटी लायबिलिटी इंक्लूडिंग अमाउंट पेबल एज टैक्स कलेक्शन एट सोर्ट एंड आफ्टर सेट ऑफ क्रेडिट ऑफ स्टार कार्ट लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। हाँ जी बेटा, वो क्या कह रहे हैं जी, स्टार कार्ट की लायबिलिटी बताओ, स्टार कार्ट। ठीक है जी, और प्लीज ध्यान में देना, स्टार कार्ट की बहुत सारी लायबिलिटी बनेगी। उसने मोबाइल बेचा है एज अ सप्लायर, तो उस मोबाइल पर उसकी जीएसटी लायबिलिटी बनेगी। उसने जो वेंडर्स एसोसिएटेड थे उनसे लिस्टिंग फीस ली है, तो उस लिस्टिंग फीस के ऊपर उसकी सर्विस की जीएसटी लायबिलिटी बनेगी। और उसके अलावा जिन सप्लायर्स ने उसके थ्रू सप्लाई करी है तो उनका उसे टीसीएस भी देना है एज अ सेपरेट इंडिपेंडेंट लायबिलिटी, वो भी उसकी लायबिलिटी बनेगी। और क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि स्टार कार्ट ने अब जनवरी के महीने में ये जो भी ट्रांजैक्शंस किए, अपना मोबाइल बेचा या दूसरों का प्रोडक्ट बेचा, उनसे लिस्टिंग फीस ली, तो उसकी जो भी लायबिलिटी बनी वो लायबिलिटी बताओ। और उसकी लायबिलिटी बताते टाइम अगर उसके पास कोई क्रेडिट वगैरह है तो वो सेट ऑफ करके जो नेट उसे देना है वो बताना। और हाँ, अगर उसे एज अ टीसीएस कुछ पे करना है तो उस लायबिलिटी को भी जोड़ करके टोटल बता देना। वैसे तो इसके दो सेपरेट रजिस्ट्रेशन होंगे, सप्लायर वाले रजिस्ट्रेशन से ये सप्लायर का जीएसटी देगा एज अ सप्लायर, और टीसीएस वाले रजिस्ट्रेशन से ये अपना टीसीएस पे करेगा। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें आप ये बता दो जनवरी में इसने जो भी टोटल पे करना है नेट कैश में वो क्या है, हमें तो वो अब आप डिटेल के हिसाब से बता दो। और उन्होंने इसके लिए आपको जो है बेटा वो ये 4 ऑप्शन जो हैं वो दे दिए हैं और पूछा है जी बताओ इसमें से क्या इसकी लायबिलिटी जो होगी वो बनेगी। तो बेटा अब इसके लिए हमें वर्किंग की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो वर्किंग क्या होगी वो मैंने नीचे जो है वो आपको निकाल करके दे दी है। ठीक है जी, तो ध्यान से देखिएगा। अब ये जो स्टार कास्ट वाला है इसकी लायबिलिटी 2 होंगी बेटा, एज अ सप्लायर, जो एज अ सप्लायर इसने काम किया जिस पर इसे जीएसटी पे करना है, जिस पर इसे क्या पे करना है जीएसटी। और इसकी दूसरी लायबिलिटी होगी एज अ टैक्स कलेक्टर, जिस पर इसे क्या देना है टीसीएस। दोनों सेपरेट लायबिलिटी है, मैंने दोनों की सेपरेट कंप्यूटेशन करी है। तो पहले बात करता हूं एज अ सप्लायर। तो एज अ सप्लायर इसने क्या कोई गुड्स बेचे, हाँ मोबाइल बेचा पुलकित राजस्थान को, एक्सप्लेन किया मैंने। और बेटा दिल्ली का ये है और इसने पुलकित राजस्थान को मोबाइल बेचा, उसके वहां मोबाइल डिस्पैच करवाया, तो ये इंटरस्टेट सप्लाई होगी, इस पर आईजीएसटी की लायबिलिटी आ जाएगी। 30,000 का मोबाइल था, रेट है 18%, तो 5,400 की आईजीएसटी की लायबिलिटी इसकी आ गई एज अ सप्लायर। जिन वेंडर्स को इसने लिस्ट किया उनसे इसने लिस्टिंग फीस ली, तो उसने उनको लिस्टिंग सर्विस दी। और इन्होंने 2 वेंडर को लिस्ट किया है, हाँ जी, कौन कौन से, इन्फोकॉम को एंड सिक्योर वर्ल्ड को, और दोनों ही अदर स्टेट के हैं, उनको लिस्ट किया। उन वेंडर्स ने इनके साथ जो टोटल टर्नओवर किया वो कितने का किया, 1,60,000 का। इन्फोकॉम ने 50,000 का लैपटॉप प्लस 10,000 का प्रिंटर बेचा, 60,000 का टर्नओवर किया। एंड सिक्योर वर्ल्ड ने 1 लाख का सीसीटीवी कैमरा बेचा, 1 लाख का टर्नओवर किया। तो 1,60,000 का टर्नओवर करने पर स्टार वर्ल्ड ने उनसे जो लिस्टिंग फीस चार्ज करी होगी 10% 16,000 करी होगी, और उस पर आईजीएसटी बन रहा है दोनों ही केस में 18%। तो इसकी दूसरी लायबिलिटी जो आएगी दैट इज 2,880 रुपीज़ की।
आर यू ओके विद दिस? चलिए नेक्स्ट पेज पर आते हैं। अच्छा, अब क्या दिए गए ट्रांजेक्शंस जो भी जनवरी के उन्होंने दिए उसमें कोई सेल्स रिटर्न दी? उन्होंने नहीं दी। अगर सेल्स रिटर्न इन्वॉल्व होती तो फिर स्टार कार्ट सेल्स रिटर्न होने पर वेंडर से हैंडलिंग चार्जेस लेता, वो भी इनकी सप्लाई ऑफ सर्विस बनती, और कस्टमर से कैंसलेशन चार्जेस लेता जो कि उनकी टॉलरेंस सर्विस की सप्लाई बनती, बट उन्होंने कोई भी डिटेल सेल्स रिटर्न की नहीं दी, तो ये तो हो गई नील, खत्म हो गई बात। तो स्टार कास्ट की लायबिलिटी एज अ सप्लायर वो आपने निकाल ली। अब बात करते हैं स्टार कास्ट की लायबिलिटी एज अ टैक्स कलेक्टर। अब उसकी लायबिलिटी एज अ टैक्स कलेक्टर क्या बनेगी? टैक्स कलेक्टर वो क्या बनेगी? उसके थ्रू दो वेंडर्स ने सप्लाई की है और उसके रिस्पेक्ट में उसे टीसीएस देना है, तो सारी डिटेल मैंने लिख दी। उसके थ्रू वेंडर वन ने सप्लाई करी, इन्फोकॉम ने कितने की? 60,000 की वैल्यू की सप्लाई करी, 60,000 की। क्या कोई सेल्स रिटर्न है? नो। तो व्हाट इज द नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई? 60,000। उस पर कितना उसे टीसीएस देना होगा? 1% का। और सप्लाई आईजीएसटी वाली है तो 1% आईजीएसटी का टीसीएस जो होगा वो डिपॉजिट हो जाएगा, विच इज 600 रुपीज। जो दूसरा वेंडर लिस्टेड था वो कौन था? सिक्योर वर्ल्ड। कहां का? गुजरात का। और उसने राजस्थान के बायर को सप्लाई करी सीसीटीवी कैमरे की 1 लाख की अट्रैक्टिंग आईजीएसटी। उस सप्लाई के रिस्पेक्ट में स्टार कार्ट को जो टीसीएस देना पड़ेगा आईजीएसटी का वो अगेन 1% का देना पड़ेगा, दैट इज 1000। तो अगर मैं आपसे कहूं व्हाट इज द टोटल लायबिलिटी ऑफ द स्टार कास्ट, व्हाट इज द टोटल लायबिलिटी ऑफ दिस स्टार कार्ट, तो वो क्या बन जाएगी इन सबका टोटल, विच इज बेसिकली 9,880 रुपीज। एंड दिस इज द आंसर जो कि अब आप इस एमसीक्यू में सेलेक्ट कर लेंगे। हाँ जी, 9,880 रुपीज डी ऑप्शन में आपका आ जाता है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया आपके पास डी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। लेट्स प्रोसीड टू द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड एमसीक्यू, उसी डाटा के बेस पर इन्होंने क्या बोला? व्हाट इज द नेट टैक्स लायबिलिटी आफ्टर सेट ऑफ क्रेडिट ऑफ इन्फोकॉम लिमिटेड एंड सिक्योर वर्ल्ड फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। पहले क्वेश्चन में उन्होंने आपसे स्टार कार्ट की लायबिलिटी कंप्यूट करवाई थी। अब वो क्या कह रहे हैं कि अब जो वेंडर्स थे जो इसके प्लेटफॉर्म के थ्रू गुड्स बेच रहे थे उनकी लायबिलिटी बताओ। तो बेटा इन्फोकॉम ने इसके प्लेटफॉर्म के थ्रू लैपटॉप एंड प्रिंटर बेचा था। लैपटॉप 50,000 का बेचा था एंड प्रिंटर 10,000 का बेचा था, और दोनों ही राजस्थान में बेचे थे। तो आईजीएसटी अट्रैक्ट करेंगे दोनों ही प्रोडक्ट एट द रेट ऑफ 18%। एंड सिक्योर वर्ल्ड ने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू क्या बेचा था बेटा? सीसीटीवी कैमरा बेचा था, कितने का? 1 लाख का, राजस्थान में। तो ये भी जो होगा ये आईजीएसटी अट्रैक्ट करेगा एट द रेट ऑफ 18%। अच्छा, लेकिन आप ध्यान देना, क्वेश्चन कह रहे हैं जी नेट टैक्स लायबिलिटी बताओ। नेट टैक्स लायबिलिटी बताओ। नेट का क्या मतलब होता है? ग्रॉस लायबिलिटी माइनस आईटीसी। आई होप आप सबको पता है कि जब भी हम बात करते हैं कि सप्लायर की लायबिलिटी निकालो तो एक तो होती है ग्रॉस लायबिलिटी, आपने जितने का बेचा उस पर जो टैक्स बन रहा है वो। लेकिन उसमें से आप जब पेमेंट करने बैठते हैं तो हो सकता है आपके पास कोई आईटीसी हो, वो आईटीसी जब हम माइनस कर देते हैं तो फिर हमको जो नेट कैश में देना होता है उसको हम क्या बोलते हैं? नेट जीएसटी लायबिलिटी। तो बेटा आपके जो वेंडर है इन्फोकॉम की बात करूं या फिर सिक्योर वर्ल्ड की बात करूं, इनकी ग्रॉस लायबिलिटी की बात नहीं कर रहा। ग्रॉस लायबिलिटी तो इन्फोकॉम की क्या हो जाएगी? 60,000 इंटू 18%, एंड सिक्योर वर्ल्ड की क्या हो जाएगी? 1 लाख इंटू 18%। बट ग्रॉस नहीं बतानी, क्या बताना है? नेट बताना है। तो अगर कोई आईटीसी है तो वो आईटीसी माइनस करने के बाद जो नेट लायबिलिटी बनेगी वो बताना है। अच्छा, क्वेश्चन ने वैसे तो ये कहा था कि ये जो भी वेंडर्स हैं इनके ई क्रेडिट लेजर में एक भी रुपया नहीं पड़ा हुआ, ओपनिंग बैलेंस इनका क्या है? 0। लेकिन प्लीज ध्यान में रखिएगा, इन दोनों का जो भी ओपनिंग बैलेंस है ई क्रेडिट का वो 0 है। लेकिन इन्होंने जनवरी महीने में जब स्टार कार्ट की वेबसाइट के थ्रू सप्लाई करी होगी तो स्टार कार्ट ने इनको जनवरी में लिस्टिंग फीस का बिल भेज दिया होगा, और वो जो लिस्टिंग फीस का बिल भेज दिया होगा क्या उसका उन्हें आईटीसी मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि ये बिजनेस पर्पस के लिए ली गई सर्विस है। तो स्टार कास्ट ने इन्फोकॉम को 60,000 के टर्नओवर पर 600 रुपए की लिस्टिंग फीस चार्ज करी होगी, 10%।
तो सॉरी 6000 की लिस्टिंग फीस चार्ज करी होगी और इस पर 18% का IGST लगा करके बिल में दिया होगा, जिसका ITC आप यहां माइनस कर देंगे सो दैट आपकी नेट GST लायबिलिटी निकल जाए। ऐसे ही 1 लाख का टर्नओवर जब इसने किया होगा, 1 लाख का टर्नओवर जब इसने किया होगा सिक्योर वर्ड ने, तो इसको भी लिस्टिंग फीस उन्होंने चार्ज कर दी होगी। कितने की? उन्होंने 10%, 10,000 की लिस्टिंग फीस चार्ज कर दी होगी प्लस 18% IGST, तो उसका इन्हें ITC मिल जाएगा, जो यहां से आप माइनस कर देंगे और इस माइनस कर देने के बाद आपकी क्या निकलेगी? नेट GST लायबिलिटी। क्या आपको ये पॉइंट समझ आ रहा है? यस, दोबारा दोहराता हूं, इन्फोकॉम लिमिटेड ने मोबाइल और प्रिंटर राजस्थान में बेचा, इनकी IGST की लायबिलिटी बनी और इनको स्टार कार्ट वालों ने लिस्टिंग फीस चार्ज करी IGST लगा करके, तो इनके पास ITC में भी क्या है? IGST। क्या IGST का IGST की लायबिलिटी में सेट ऑफ हो जाता है? यस, आपको पता है। तो इस सेट ऑफ के बाद जो नेट अमाउंट बना, जो कि इन्हें कैश में पे करना होगा बेसिकली थ्रू ई-कैश लेजर, that is the net tax liability of these supplier। आराम से निकाल सकते हैं। यस, अच्छा, आप एक स्पेशल बात सुन लीजिएगा। अब इन्होंने जब आपको ये सेकंड क्वेश्चन में पूछा व्हाट इज द नेट GST पेबल बाय इन्फोकॉम एंड सिक्योर वर्ड, व्हाट इज देयर नेट GST लायबिलिटी, तो बेटा इन्होंने यहां जो नेट GST लायबिलिटी आपसे निकलवाई, ये थोड़ा ज्यादा लिटरल सेंस में निकलवाई है। इसका इन्होंने जो आंसर दिया है ना, अभी पढ़ेंगे आप थोड़ी देर में, इसका इन्होंने जो आंसर दिया है वो आंसर थोड़ा लिटरल सेंस में दिया है। सुनिएगा क्या मैं कहना चाहता हूं। देखो, कंप्यूटेशन एक बार के लिए नीचे शो करता हूं। हमारा वेंडर 1 कौन है? इन्फोकॉम, जो कि यूपी में रजिस्टर्ड है, और हमारा वेंडर 2 कौन है? ये है सिक्योर वर्ड, जो कि गुजरात में रजिस्टर्ड है। मैं वेंडर 1 की पहले बात करता हूं। वेंडर 1 ने वेबसाइट के थ्रू पुलकित के ऑर्डर आए और उसको मोबाइल एंड प्रिंटर राजस्थान में दे दिया, विच इज एन इंटर स्टेट सप्लाई, इनकी IGST की लायबिलिटी बन गई। लैपटॉप जो था वो 50,000 का था एंड प्रिंटर जो था वो 10,000 का था, तो अकॉर्डिंगली 60,000 के ऊपर 18%, मेरी ग्रोस लायबिलिटी कितनी बनी? 10,800। लेकिन स्टार कार्ट ने क्योंकि साथ ही में मुझसे लिस्टिंग फीस चार्ज करी होगी, तो उस लिस्टिंग फीस का बिल उन्होंने जनवरी में मुझे दिया होगा। 60,000 के ऊपर 10%, 6,000 की लिस्टिंग फीस उन्होंने चार्ज करी होगी, जिस पर 18% का IGST लगाया होगा, जिसका मैं ITC लूंगा, तो मेरी नेट टैक्स लायबिलिटी कितनी बनी? 9,720 रुपए। सिमिलरली अगर वेंडर 2 की बात करूं, तो इस वेंडर 2 ने CCTV कैमरा वेबसाइट के थ्रू ऑर्डर आया, पुलकित को बेचा, इंटर स्टेट सप्लाई, IGST 1 लाख का कैमरा था, तो लायबिलिटी कितनी बनी? 18,000 की, पर साथ ही में लिस्टिंग फीस पे करी 10,000 की, उस पर 18% का IGST था, तो 1,800, तो नेट टैक्स डिस्चार्जेबल क्या बना? 16,200। ये वो टैक्स होगा जो कि इन दोनों वेंडर को रिस्पेक्टिवली अपने ई-कैश लेजर से जो होगा वो पे करना होगा। तो दिस इज योर नेट GST लायबिलिटी। पर ध्यान में देना अब बेटा क्वेश्चन ने जो इसका आंसर दिया है वो आंसर वो थोड़ा सा इन्होंने और ज्यादा लिटरल सेंस में अप्लाई करके दिया है। वो क्या है जी? सुनिएगा बेटा, इसमें इन्होंने देखो बेटा ऑप्शंस जो आपको दे रखे थे वो ABCD 4 ऑप्शन दे रखे थे। मैंने जब इसका करेक्ट आंसर देखा जो ICI ने दिया था, तो ICI ने इसका जो करेक्ट आंसर दिया था वो दे रखा था ऑप्शन C। ऑप्शन C में वो कहते हैं IGST 9,120 एंड IGST 15,200। ध्यान देना, जो कंप्यूटेशन मैंने आपके साथ करी उसके हिसाब से नेट टैक्स लायबिलिटी क्या बनी? 9,720 एंड 16,200। पर ICI ने जो इसका करेक्ट आंसर दे रखा है C, उसमें नेट टैक्स लायबिलिटी क्या बन रही है? 9,120 एंड 15,200। उन्होंने इसका सही आंसर B नहीं दे रखा, जो कि मेरा आ रहा है। उन्होंने इसका सही आंसर कौन सा दे रखा है? C। और ये C ये इन्होंने किस बेसिस पर दे रखा है? तो ये बेटा उन्होंने ज्यादा लिटरल इंटरप्रिटेशन के बेसिस पर दे रखा है। ये उन्होंने ये कहा जी सुनो, ये जो भी वेंडर है, जैसे इन्फोकॉम है, इन्फोकॉम को ITC लिस्टिंग फीस का एडजस्ट करने के बाद जो नेट टैक्स पे करना है ई कैश लेजर से, वो कितना है? 9,720।
बट वो कहते हैं कि इन्फोकॉम लिमिटेड जब जनवरी में नेट टैक्स पे करने बैठेगा तो उसके पास जब ये सप्लाई उन्होंने उस ईसीओ के थ्रू करी है तो उस ईसीओ ने टीसीएस भी तो डिपॉजिट कराया होगा। हाँ जी, इन्फोकॉम ने 60,000 की सप्लाई जब ईसीओ के थ्रू करी होगी तो इस ईसीओ ने 1% की रेट से 600 रुपीज का टीसीएस भी तो डिपॉजिट कराया होगा, और वो उसने मंथली बेसिस पर 10 तारीख को, मतलब जनवरी के महीने की ट्रांजैक्शन का उसने 10 फरवरी को जो है वो ये टीसीएस गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराया होगा। और जब उसने ये 10 फरवरी को टीसीएस गवर्नमेंट को दिया होगा अपनी रिटर्न फाइल करते हुए, तो साथ में क्या हुआ होगा, उसकी रिटर्न जब गई होगी और उसने बताया होगा जी इन्फोकॉम का 600 रुपए का टीसीएस है इसमें, तो वो 600 रुपए का टीसीएस गवर्नमेंट ने क्या इन्फोकॉम के ई कैश लेजर में ऑलरेडी ट्रांसफर कर दिया होगा। यस, आप सबको प्रोसेस याद है ना कि जब भी कोई ईसीओ टीसीएस डिपॉजिट कराता है, रिटर्न फाइल करता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उस अमाउंट को जिस व्यक्ति का उसने टीसीएस डिपॉजिट कराया होता है उसके यहां शो करती है। इन्फोकॉम को उसके डैशबोर्ड पर शो किया जाएगा, इन्फोकॉम उसको जो होगा वो ओके करेगा, हाँ ये मेरा टीसीएस है, और जब वो ओके करेगा तो ये 600 रुपए इमीडिएटली उसके ई कैश लेजर में जो होंगे वो ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो क्योंकि 600 रुपए इस प्रोसेस से उसके ई कैश लेजर में जनवरी में पहुंच गए होंगे, जनवरी के महीने के लिए पहुंच गए होंगे, तो उसे जो एक्चुअल कैश पे करना पड़ेगा वो 9,720 नहीं, 600 रुपए माइनस करने के बाद 9,120 रुपीज जो होंगे वो उसे नेट में अब कैश में जो होंगे वो पे करने पड़ेंगे, नेट में अब उसे कैश में पे करने पड़ेंगे। तो इन्होंने जो आंसर सेलेक्ट किया है वो आंसर इस बेसिस पर सेलेक्ट नहीं किया कि आईटीसी माइनस करने के बाद नेट कैश जो ई कैश लेजर से पेबल है, नेट जीएसटी, वो बताओ। उन्होंने इसको इस सेंस में सॉल्व किया है कि उसे अपनी जेब से एडिशनली जो अब खर्च करना पड़ेगा कैश, वो बताओ। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। तो 9,720 दिस इज इन रियलिटी नेट जीएसटी लायबिलिटी, पर उन्होंने इसमें टीसीएस भी एडजस्ट करवाया है और उसके बाद जो नेट पे करना है वो आपको आंसर के तौर पर दिया है। तो देखिएगा बेटा, जब इस ईसीओ ने काम किया होगा तो उसने इन्फोकॉम का 600 रुपए का टीसीएस डाला होगा, और सिक्योर वर्ल्ड ने 1 लाख की सप्लाई करी थी तो उसका 1% का मतलब 1,000 रुपीज का टीसीएस दिया होगा। तो अकॉर्डिंगली अब दोनों को जो बाय द 20 फरवरी जब ये अपनी फाइनल पेमेंट करेंगे तो इन्हें जो नेट फाइनली देना पड़ेगा आउटगो, वो यहाँ 600 माइनस कर दो, यहाँ 1000 माइनस कर दो, उस बेसिस पर ये सी आंसर आया है। मैंने कंप्यूटेशन में आपको शो करके दिया है, ठीक है जी। ई कैश लेजर में एग्जिस्टिंग बैलेंस पीछे से तो कुछ नहीं आ रहा था, पर ईसीओ ने जो डिपॉजिट कराया होगा तो वो 600 आ गए होंगे और इसके पास 1000 आ गए होंगे, तो उसको भी अगर हम कंसीडर कर लें तो फाइनली हमको अब ई कैश लेजर में कितना पैसा डिपॉजिट करना है अपनी नेट कैश आउटगो के लिए, तो दिस इज दिस अमाउंट, और इन्होंने इसको जो है वो मेंशन किया है। आर यू ओके विद दिस? उन्होंने क्वेश्चन जब आपको दिया था सेकंड तो बोला था ना नेट टैक्स लायबिलिटी आफ्टर सेट ऑफ क्रेडिट्स, ठीक है। अब इस क्रेडिट को बेसिकली मैं बोलूँ उन्होंने काफ़ी लिटरल ले लिया है। उन्होंने इस क्रेडिट का मतलब सिर्फ आईटीसी नहीं लिया, बल्कि उन्होंने इस क्रेडिट का मतलब अगर आपके ई कैश लेजर में कोई बैलेंस ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो वो भी ले लिया। उन्होंने ये सोचते हुए इसका आंसर दिया है। तो लिटरली यहाँ 2 व्यूज़ पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है जी। तो खैर उन्होंने जो भी किया मैंने वो आपको जो है वो एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी बहुत बेहतर रहता अगर वो यहाँ नेट टैक्स लायबिलिटी वर्ड को ना लिख करके सीधा बोल देते एडिशनल कैश पेबल बाय द इन्फोकॉम लिमिटेड एंड सिक्योर वर्ल्ड, तो फिर इस तरीके की कोई उलझन होती ही नहीं। मे आई प्रोसीड फर्दर? चलिए लेट्स प्रोसीड टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में उन्होंने कहा इन केस it is assumed that secure world turnover does not exceed the threshold limit for obtaining registration under the applicable GST law। वो कहते हैं आप ये प्रिज्यूम करो क्या कि सिक्योर वर्ल्ड का टर्नओवर जो है वो थ्रेशोल्ड लिमिट से एक्सीड नहीं करता है। अच्छा, सिक्योर वर्ल्ड बेटा इन्होंने सीसीटीवी बेचा था पुलकित को, याद रखिएगा। अब वो क्या कहते हैं, थोड़ी देर के लिए आप ये मान लो कि इनका टर्नओवर जो है वो थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन को एक्सीड नहीं करता है। थ्रेशोल्ड लिमिट की स्टोरी याद है,
सेक्शन 22 कहता था एक पर्सन रजिस्ट्रेशन कराएगा सब्जेक्ट टू सर्टेन थ्रेशोल्ड। और मुझे बात बताओ, सिक्योर वर्ल्ड गुजरात में रजिस्टर्ड है, गुजरात में लोकेटेड है। गुजरात में थ्रेशोल्ड की लिमिट क्या है? गुजरात में थ्रेशोल्ड की लिमिट है बेटा 40 लाख रुपीस, ये मानते हुए कि सिक्योर वर्ल्ड इज द एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ द गुड्स। अब क्या है, थोड़ी देर के लिए आप ये मान लो कि सिक्योर वर्ल्ड जो है वो 40 लाख के टर्नओवर से बहुत कम के टर्नओवर करने वाली कंपनी है। और वो कहते हैं ये मानते हुए कि वो 40 लाख से टर्नओवर से कम के टर्नओवर वाली कंपनी है, आप हमें बताएं ABCD में से कौन सी बात उसके लिए सही बैठती है। ए, सिक्योर वर्ल्ड shall discharge tax only on the sales made through state card, या secure world is not required to obtain registration as threshold limit for obtaining registration is not crossed and no tax is payable. Okay. C, state card shall be liable to discharge tax liability of sales made by the secure world. भाई स्टार कार्ड क्यों पे करेगा? चलो खैर कोई बात नहीं, पहले एक बार पढ़ लो। डी, secure world is required to obtain registration and shall be liable to pay tax on all the taxable supply made through state card or on its own. भाई सब चार बातें लिख दी हैं, चारों बातें जो हैं वो अलग अलग कुछ कहना चाह रही हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जनरल ऑब्जर्वेशन दे दूं। आप मुझे एक बात बताओ बेटा, ये जो स्टार वर्ल्ड है, आप अगर ये एज्यूम भी कर लेते हो कि इसका टर्नओवर बहुत कम है, थ्रेशोल्ड लिमिट से नीचे है, बट मेरे को एक बात बताओ, सिक्योर वर्ल्ड अगर ECO के थ्रू काम कर रही है और वो ECO सेक्शन 52 में TCS के लिए लायबल है, तो सिक्योर वर्ल्ड का रजिस्ट्रेशन सेक्शन 22 थ्रेशोल्ड के हिसाब से चलेगा या सेक्शन 24 में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा? सेक्शन 24 में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आई होप द पॉइंट इज कलेक्टेड बाय यू। अगर कोई भी सप्लायर किसी ECO के थ्रू सप्लाई करता था जो ECO TCS के ऑब्लिगेशन में होता है, देन इन दैट सिचुएशन ऐसे सप्लायर का रजिस्ट्रेशन सेक्शन 22 से चेक ही नहीं किया जाता, उनका रजिस्ट्रेशन सेक्शन 24 में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन जो है वो हो जाता है। और क्योंकि उनका रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो फिर ये स्टोरी कि थ्रेशोल्ड से कम है, इससे हमें कोई मतलब है ही नहीं। क्या सिक्योर वर्ल्ड को हर हालत में GST में रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा? यस। और आप में से कितने लोगों को याद है, अगर ये रजिस्ट्रेशन कराते हैं बिकॉज कंपलसरी है, तो रजिस्ट्रेशन कराने के साथ ही ये रजिस्टर्ड पर्सन हो जाएंगे? यस। और रजिस्टर्ड पर्सन क्या टैक्सेबल पर्सन की डेफिनेशन में आता है? यस। once you are registered then you definitely are a taxable person, and once you are a taxable person तो आप जो भी सप्लाई करेंगे भले ही आप किसी की वेबसाइट से जुड़ के करें या भले ही आप बिना किसी की वेबसाइट से जुड़े डायरेक्ट कस्टमर आपके पास आते हैं आप उनको करें, आप टैक्सेबल पर्सन हैं तो आपके ऊपर GST का चार्ज आता है, आपसे वो कलेक्ट किया जाता है। आई होप आपको ये बात याद आती होगी। थ्रेशोल्ड वाली स्टोरी यहां पर है ही नहीं, इनका रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन में आता है बिकॉज ऑफ देयर एसोसिएशन विद द ECO। रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है, हर हालत में लेना पड़ेगा, रजिस्टर्ड पर्सन हो, टैक्सेबल पर्सन हो, GST अपनी हर सप्लाई पर आपको पे करना पड़ेगा। और एक एडिशनल पॉइंट आपको और बोल देता हूं बेटा, इस सिक्योर वर्ल्ड ने जो CCTV बेचा था वो किसको बेचा था? वो पुलकित को बेचा था राजस्थान में। कंपनी कहां की थी? ये गुजरात की। जबकि टीवी कहां बेचा, CCTV कहां बेचा था? राजस्थान में। इन्होंने इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स करी थी। और मैं आपको यह भी रिमाइंड कराना चाहता हूं, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, अगर कोई भी सप्लायर ऑफ गुड्स है इंटर स्टेट सप्लाई करता है तो इंटर स्टेट सप्लाई करने पर भी उनका रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपल्सरी हो जाता है। आप ECO के थ्रू कर रहे हो, उस एंगल से भी आप कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन में फॉल करोगे 24 में। और आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो, चाहे कम कर रहे हो, इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो तो भी आपका रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी हो जाता है। तो ऑन अकाउंट ऑफ बोथ द रीजन सिक्योर वर्ल्ड का रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन बनता है 24 में, एंड सिंस दे आर लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 24 तो दे आर टैक्सेबल पर्सन, एंड वंस दे आर टैक्सेबल पर्सन देन दे हैव टू पे GST ऑन ऑल द सेल्स वेदर मेड थ्रू द ECO स्टार कार्ड और वेदर मेड डायरेक्टली। और अगर अब आपको ये बात समझ आ गई है तो अब आपको इसमें से सही आंसर समझ आ गया होगा। इसका सही आंसर बनेगा बेटा D। ए क्या कहता था? सिक्योर वर्ल्ड डिस्चार्ज टैक्स ओनली ऑन सेल्स मेड थ्रू स्टेट कार्ड। तो ये गलत है, मैंने आपको बता दिया। ही इज अ टैक्सेबल पर्सन, उसको अपनी हर सप्लाई पर GST देना है, तो ए सही नहीं है। सिक्योर वर्ल्ड इज नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, ये भी गलत है
क्यों? क्योंकि ये क्या कह रहा है, थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं है, और जबकि मैंने आपको बता दिया सिक्योर वर्ड का जो स्टेटस है वो सेक्शन 22 थ्रेशोल्ड से गवर्न ही नहीं होता है, वो तो सेक्शन 24 में कंपल्सरी गवर्न होता है। फिर उसके बाद सी ने कहा स्टार कार्ड शैल बी लायबल टू डिस्चार्ज टैक्स लायबिलिटी ऑफ सेल्स, तो ये गलत है बेटा। सेल्स सिक्योर वर्ड ने करी है तो टैक्स लायबिलिटी सिक्योर वर्ड की ही रहेगी। स्टार कार्ड वो तो सिर्फ टीसीएस के लिए ऑब्लिगेशन में आ सकता है, वो टैक्स लायबिलिटी के लिए ऑब्लिगेशन में नहीं आएगा। सेल सिक्योर वर्ड की है तो सिक्योर वर्ड ही जो होगा वो जीएसटी पे करेगा। तो फाइनली द अल्टीमेट करेक्ट आंसर दैट इज पॉइंट नंबर डी। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। लेट्स मूव फर्दर। पॉइंट नंबर 4, चौथा एमसीक्यू। अब इसमें ये आपसे कहते हैं फर्दर एज्यूम दैट पुलकित रिटर्न्स द प्रिंटर परचेज फ्रॉम द इन्फोकॉम लिमिटेड इन द मंथ ऑफ जनवरी। सर अभी आपसे क्या कह रहे हैं, जो पुलकित बायर है उसने क्या किया, उसने प्रिंटर जो था जो उसने इन्फोकॉम से खरीदा था जनवरी में, वो उसने इन्फोकॉम को वापसी कर दिया। भाई साहब पुलकित रिटर्न, क्या पुलकित रिटर्न कर सकता है? मैंने पूरा डिटेल में आपको बताया कि जो पॉलिसी है स्टार कार्ड की वो ये कहती है हमारी वेबसाइट से अगर आप कुछ माल खरीदेंगे, अगर किसी भी वजह से वापसी करते हो तो वापसी हम लेंगे, लेकिन पुलकित को कैंसिलेशन चार्जेस लग जाएंगे, और इन्फोकॉम जिसका माल वापस आएगा उसको हैंडलिंग चार्जेस लग जाएंगे 10%। पुलकित को 20% क्या लग जाएंगे बेटा, कैंसिलेशन चार्जेस, और इन्फोकॉम जिसका माल वापसी आया उसको 10% क्या लग जाएंगे, हैंडलिंग चार्जेस। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू। तो वो ये कह रहे हैं कि लेट्स सपोज आप ये मान के चले कि जनवरी में ये माल बिका था, जनवरी में इन्फोकॉम का माल बिका था और सिक्योर वर्ड का माल बिका था। तो सिक्योर वर्ड का तो कुछ भी वापसी नहीं आ रहा, सीसीटीवी बिका था ओके, लेकिन जो इन्फोकॉम ने लैपटॉप और प्रिंटर बेचा था उसमें से लैपटॉप जो है वो प्रिंटर जो है 10,000 वाला वो वापसी आ गया। और अब वो कह रहे हैं कि अब बताना कि अब क्या होगा। क्वेश्चन पढ़ो आगे फटाफट। एज पर द रिटर्न पॉलिसी स्टार कार्ड चार्जेस 20% ऑफ द वैल्यू ऑफ प्रिंटर एज कैंसिलेशन चार्जेस फ्रॉम पुलकित एंड 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ प्रिंटर एज हैंडलिंग चार्जेस फ्रॉम इन्फोकॉम लिमिटेड। द नेट टैक्स लायबिलिटी इंक्लूडिंग द अमाउंट पेबल एज टैक्स कलेक्शन एट सोर्स एंड आफ्टर सेट ऑफ क्रेडिट ऑफ स्टार कार्ड इन सच सिनेरियो फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। हाँ जी, वो कह रहे हैं कि अब स्टार कार्ड जो है जिसकी वेबसाइट के थ्रू ये सब काम हुए थे, अब आप बताओ कि अगर ये रिटर्न वाला केस इन्वॉल्व हो जाए तो फिर लायबिलिटी जो होगी वो क्या बनेगी। तो आप ध्यान में रखिएगा, और लायबिलिटी भी वो उसकी टोटल लायबिलिटी पूछ रहे हैं एज अ सप्लायर भी एंड एज अ टैक्स कलेक्टर भी। तो बेटा अब जरा स्टेटमेंट में पहले आ जाओ। उसकी लायबिलिटी एज अ सप्लायर, देखो उसने अपनी कैपेसिटी में मोबाइल बेचा था पुलकित राजस्थान को 30,000 का, उसका जीएसटी उसको एज अ सप्लायर पे करना था 5,400, वो अभी भी करना है। उसने इन 2 वेंडर्स को लिस्ट किया था, तो जनवरी एंड में जितनी भी टर्नओवर उन वेंडर्स ने करी उसके रिस्पेक्ट में लिस्टिंग फीस देनी थी, और लिस्टिंग फीस में रिटर्न्स का कोई लेना देना नहीं था। तो टर्नओवर कितना हुआ था, 1,60,000 का। रिटर्न भले ही हो उससे कोई मतलब नहीं है, तो 1,60,000 के ऊपर 10% 16,000 की लिस्टिंग फीस उसने ली होगी उन 2 वेंडर से, उस पर उसे आईजीएसटी जो भी लेना था वो एज इट इज रहेगा। ये सब जो हमने क्वेश्चन 1 में किया था वो वाला पॉइंट ही है, एज इट इज रहेगा। अब बात आती है रिटर्न की, तो रिटर्न क्या आया है, प्रिंटर, और प्रिंटर रिटर्न आया तो अब इसको 2 जगह से एडिशनल पैसे मिलेंगे। एक तो इसे वेंडर से मिलेंगे हैंडलिंग चार्जेस, हैंडलिंग सर्विसेज के रिस्पेक्ट में, और दूसरा इसे पुलकित से मिलेंगे कैंसिलेशन चार्जेस टॉलरेंस सर्विस के रिस्पेक्ट में। तो वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। हैंडलिंग सर्विस सप्लायर को दी, इन्फोकॉम को दी, सप्लायर को दी, इन्फोकॉम को दी, तो उससे 10% मिलेगा। तो बेटा प्रिंटर कितनी वैल्यू का था, 10,000, तो 10% का मतलब 1,000 के हैंडलिंग चार्जेस तो ये इन्फोकॉम से लेगा, और उस पर साथ में आईजीएसटी भी लगाएगा 180 रुपीज़ का। और दूसरा टॉलरेंस सर्विस ये दे रहा है बायर को, पुलकित को, जिसने ऑर्डर कैंसिल किया है, और उससे कैंसिलेशन चार्जेस ले रहा है 20% ऑफ वैल्यू ऑफ प्रिंटर। तो 10,000 का 20% मतलब 2,000, उससे ये कैंसिलेशन चार्जेस ले रहा है, और उस कैंसिलेशन चार्जेस के साथ में वो जीएसटी भी लेगा, क्योंकि जीएसटी हमेशा एक्स्ट्रा उसे लेना है। तो अब ये पुलकित राजस्थान वाले से दिल्ली का स्टार कार्ड कैंसिलेशन चार्जेस भी लेगा, विच इज अगेन एन आईजीएसटी लायबिलिटी। तो ये 360 रुपीज़ का आईजीएसटी अराइज हो जाएगा। आप समझ रहे हो, रिटर्न की वजह से उसको ये जो 2 एडिशनल कमाई हुई है फ्रॉम सप्लायर एंड द बायर हु हैज रिटर्न द गुड्स,
तो उस पर भी इसकी जो होगी वो IGST की लायबिलिटी बन जाएगी। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम प्लीज ध्यान में रखिएगा, अब जब ये एज अ टैक्स कलेक्टर TCS पे करेगा, जब ये एज अ टैक्स कलेक्टर TCS पे करेगा तो इसका TCS का ऑब्लिगेशन कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? अब बेटा इन्फोकॉम ने 60,000 रुपीज की सप्लाई करी थी बट 10,000 का प्रिंटर वापस आ गया, तो TCS जाएगा और नेट वैल्यू पर, तो इन्फोकॉम के लिए जो TCS ये पे करेगा वो 50,000 का पे करेगा 500 रुपीज, और सिक्योर वर्ड का 1 लाख का माल बेचा था तो उसके लिए TCS वही रहेगा। तो GST लायबिलिटी एज टैक्स कलेक्टर जो इन्फोकॉम होगा उसके रिस्पेक्ट में अब TCS 60,000 की सेल्स माइनस 10,000 की रिटर्न, तो 50,000 का 1% 500 हो जाएगा, और वेंडर 2 जो था सिक्योर वर्ड उसके रिस्पेक्ट में कोई सेल्स रिटर्न नहीं है तो वो सेम रहेगा 1000। तो अब हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा टोटल IGST लायबिलिटी एज अ सप्लायर एज वेल एज अ कलेक्टर, एज अ सप्लायर एज वेल एज अ कलेक्टर, वो हमारे पास क्या हो जाएगी 10,320 रुपीज। और स्टार कार्ट वालों का ओपनिंग कोई क्रेडिट बैलेंस है नहीं, उन्होंने कोई फ्रेश इनवर्ट सप्लाई की इंफॉर्मेशन दी नहीं, तो ये 10,320 रुपीज इज द फाइनल आंसर। और अगर हम जाएंगे तो सी पॉइंट बेसिकली हमारा इसमें सेलेक्ट हो जाएगा। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए जी, लास्ट एंड फाइनल इस केस स्टडी के ऊपर लास्ट एंड फाइनल MCQ 5th, अ बिट टेक्निकल। अब वो कहता है स्टार कार्ट वही ECO, इट प्रोवाइड्स अ फ्री गिफ्ट वाउचर। वाउचर की स्टोरी आ गई बेटा। वाउचर वर्ड जैसे ही GST में आता है, मैं सही बताता हूँ, मैं तो डर जाता हूँ। क्यों डर जाता हूँ? बिकॉज वाउचर को लेकर के क्लैरिटी GST में एग्जैक्ट किस तरीके से टैक्स होता है वो बेटा थोड़ी सी लैकिंग ही है, ठीक है, बट चलो कोई बात नहीं। स्टार कार्ट ने क्या किया, एक फ्री गिफ्ट वाउचर दिया है वर्थ ₹200, किसको? टू पुलकित को, और उन्होंने दिया इसको जनवरी 31 में, जनवरी महीने में ही दिया है, विच कैन बी रिडीम अगेंस्ट एनी परचेज ऑफ गुड्स, एनी परचेज ऑफ गुड्स मेड इन फ्यूचर ऑन स्टार कार्ट। द सप्लाई ऑफ वाउचर इन द हैंड ऑफ स्टार कार्ट वुड बिकम, इन 4 में से ये जो सप्लाई ऑफ वाउचर है वो क्या बनेगा, वो आपसे ये पूछ रहा है। 4 चीजें उन्होंने लिखी है और वो आपसे जानना चाहता है इन केस में ये जो वाउचर दिया गया है ये क्या बनेगा। जरा एक बार जरा मैं 5th के रिलेशन में आपको ये बोल रहा हूँ बेटा। स्टार कार्ट है, ये जो हमारा ECO था, इसने क्या किया, जो बायर पुलकित था उस पुलकित को एक वाउचर दिया, और वाउचर जो है वो पुलकित जो है वो अगेंस्ट एनी गुड्स रिडीम करा सकता है। तो बेसिकली ये वाउचर जो है ये गुड्स के लिए वाउचर है, 31 जनवरी को दे दिया गया है। और इंटरेस्टिंग पॉइंट इज दैट बेटा कि इस वाउचर के लिए स्टार कार्ट ने कुछ चार्ज नहीं किया है, फ्री में दिया है। क्या लिखा? स्टार कार्ट प्रोवाइड्स अ फ्री गिफ्ट वाउचर, ठीक है। गिफ्ट वाउचर्स आपको याद है हमने क्लास में एग्जांपल किया था कि गिफ्ट वाउचर्स होते हैं जिसमें पर्सन जो है वो शॉप्स पर चला जाता है और शॉप्स पर पेमेंट करके गिफ्ट वाउचर ले सकता है, वहाँ पेमेंट करके लेता था, जो हमने क्लास में डिस्कस किया था। यहाँ वो क्या कह रहे हैं आपके पास कि स्टार कार्ट ने पुलकित को एक गिफ्ट वाउचर फ्री में दे दिया जिसकी वर्थ क्या है 2000, मतलब उससे कोई भी पैसा नहीं लिया, पर वाउचर की जो वर्थ है, फेस वैल्यू जो है वो बेसिकली वो क्या है 2000। और पुलकित के पास ये ऑप्शन है कि वो फ्यूचर में इस वाउचर के अगेंस्ट कोई भी गुड्स जो है वो रिडीम करवा सकता है, कोई भी गुड्स जो है वो रिडीम करवा सकता है। तो मैंने थोड़ा सा वही आपको यहाँ लिखा, स्टार कार्ट जो ECO था उसने एक गुड्स का वाउचर पुलकित को दिया फ्री में विदाउट एनी कंसिडरेशन। व्हाट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, विदाउट एनी कंसिडरेशन दिया। वाउचर की वर्थ कितनी है 2000 रुपीज़ की, बट पुलकित से एक भी रुपया नहीं लिया गया है। और पुलकित बायर के पास ये ऑप्शन है कि वो फ्यूचर में इसे रिडीम करा सकता है अगेंस्ट एनी गुड्स। अच्छा, अब ये एनी गुड्स प्लीज ध्यान में रखिएगा, वाउचर गुड स्पेसिफिक नहीं है, वाउचर इज अ जर्नल वाउचर, वाउचर इज अ जर्नल वाउचर, ये किसी भी गुड्स के अगेंस्ट जो है वो रिडीम कराया जा सकता है। आर यू ओके? अच्छा, नाउ अब इस सिचुएशन में वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि स्टार कार्ट ने बायर को ये जो फ्री वाउचर इशू किया है वर्थ ₹2000, जो कि बायर कभी भी रिडीम करा सकता है। अब इस वाउचर का ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए,
उन्होंने कहा द सप्लाई ऑफ वाउचर इन द हैंड ऑफ स्टार्ट कार्ट, वो इन 4 में से क्या चीज है आपको बताना है। नंबर 1 ध्यान दीजिएगा, उन्होंने बोला पहला ऑप्शन, ये जो वाउचर दिया है दिस इज अ टैक्सेबल सप्लाई और दिस इज टैक्सेबल सप्लाई ऑफ 2000 लायबल टू जीएसटी इन द मंथ ऑफ जनवरी। पहला ऑप्शन ये कहना चाह रहा है कि ये जो वाउचर दिया गया है, ये वाउचर का दिया जाना नंबर 1 टैक्सेबल सप्लाई है, एंड नंबर 2 एज अ टैक्सेबल सप्लाई इसकी वैल्यू 2000 ली जाएगी इवन इफ नो कंसिडरेशन हैज बीन चार्ज, एंड नंबर 3 इस 2000 की वैल्यू पर जो जीएसटी पे करने की लायबिलिटी स्टार कार्ड की बनेगी वो जनवरी महीने की बनेगी। पहला ऑप्शन आपको ये कहना चाह रहा है कि ये वाउचर का इशुएंस इज अ टैक्सेबल सप्लाई, सेकंड जिसकी वैल्यू है 2000, एंड थर्ड इसके ऊपर जो जीएसटी पे करना होगा वो जनवरी में पे करना पड़ेगा, जनवरी में पे करना पड़ेगा क्योंकि वाउचर जो है वो जनवरी में इशू हुआ है। अच्छा, आपको याद है वाउचर को लेकर के हमने टाइम ऑफ सप्लाई में कुछ बात पढ़ी थी। हाँ जी, टाइम ऑफ सप्लाई में हमने बात करी थी जीएसटी में टाइम ऑफ सप्लाई सेक्शन 12 एंड सेक्शन 13 के हिसाब से निकाली जाती थी। कुछ अगर आपको याद हो, टाइम ऑफ सप्लाई सेक्शन 12 गुड्स के लिए होता था एंड सेक्शन 13 किसके लिए होता था, सर्विसेज के लिए। और दोनों ही सेक्शन में अगर आपको याद होगा तो हमने यहां पर बता रखा था गुड्स के सप्लायर अगर कभी वाउचर बेस्ड सप्लाई करते हैं तो फिर टाइम ऑफ सप्लाई 12/4 के हिसाब से निकाली जाती है, और अगर सर्विसेज के सप्लायर कभी वाउचर बेस्ड सप्लाई करते हैं तो वो 13/4 के हिसाब से निकाली जाती है। अच्छा, यहां पर गुड्स का वाउचर है तो मैं सेक्शन 13 तो आपसे बात ही नहीं करता हूं, मैं सेक्शन 12 के एंगल से बात करता हूं। अब सेक्शन 12 क्या कहता था, अगर वाउचर बेस्ड सप्लाई ट्रांजैक्शन है तो फिर टीओएस क्या होता था, याद है किसी को? वो ये कहते थे कि टीओएस डिपेंड करेगा कि जो आपने वाउचर दिया है वो जिस चीज के अगेंस्ट रिडीमेबल है वो आइडेंटिफाइबल है या फिर नहीं है। अगर वाउचर इशू किए जाने के टाइम पर ये पता है कि वाउचर किस चीज के अगेंस्ट रिडीम कराया जा सकता है तो फिर टाइम ऑफ सप्लाई टाइम ऑफ इशुएंस ऑफ वाउचर ली जाती थी। लेकिन अगर वाउचर इज अ जनरल पर्पस वाउचर, वो किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज के अगेंस्ट रिडीम नहीं बल्कि किसी भी चीज के अगेंस्ट रिडीम कराया जा सकता है, तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई टाइम ऑफ इशुएंस ऑफ वाउचर ना लेकर के टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर जो थी वो ली जाती थी। आई होप आपको ये प्रोविजन थोड़े से रिकलेक्ट हुए होंगे। तो अब ये जो वाउचर है थोड़ी देर के लिए हम इसको मान लेते हैं ये टैक्सेबल है, वैसे है या नहीं बाद में बात करेंगे, बट अगर ये जो वाउचर है ये टैक्सेबल है और इसकी वैल्यू 2000 है तो अब क्वेश्चन है कि इसकी टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी। इशुएंस अगर ली जाएगी तो जनवरी है तो जनवरी में ये टैक्स होगा, और अगर रिडम्पशन लिया जाएगा तो इसका रिडम्पशन तो जनवरी में नहीं हो रहा, ये तो फ्यूचर में होगा, तो टाइम ऑफ सप्लाई जनवरी में नहीं आएगा, बाद में आएगा। अच्छा, आप मुझे बताओ यहाँ जो वाउचर है वो है कैसा, क्या ये किसी पर्टिकुलर गुड्स के अगेंस्ट रिडीम होगा या ये किसी भी गुड्स के अगेंस्ट रिडीम हो सकता है। स्टार कार्ट n नंबर ऑफ गुड्स बेच रहा है और वाउचर किसी भी गुड्स के अगेंस्ट रिडीम हो सकता है, तो डेफिनेटली इसका टाइम ऑफ सप्लाई जो होगा वो बनेगा रिडम्पशन। ठीक है, तो जो क्वेश्चन इन्वॉल्व है, क्वेश्चन में बेसिकली वो 3 एक्सपेक्ट आपसे चेक कर रहे हैं। सबसे पहला, क्या ये टैक्सेबल सप्लाई है तो इसकी वैल्यू क्या है, एंड थर्ड इसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या है। तो पहले ऑप्शन में उन्होंने ये कहना चाहे कि क्या ये जो सप्लाई है, पहला ऑप्शन ये कहता है जी सबसे पहली बात ये टैक्सेबल सप्लाई है, इसकी वैल्यू 2000 है और इसमें टाइम ऑफ सप्लाई जो है वो जनवरी महीना है। अब ये तो बिल्कुल गलत है जी, बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जनरल पर्पस वाउचर है तो जनवरी महीना तो इसकी टाइम ऑफ सप्लाई नहीं हो सकती। तो क्या बी पढ़ते हैं, बी क्या कहता है? बी कहता है जी ये टैक्सेबल सप्लाई है, 2000 की है, लायबल टू जीएसटी है इन द मंथ इन विच वाउचर इज रिडीम्ड बाय पुलकित। तो अब बी पॉइंट में कह रहे हैं जी ये जो फ्री वाउचर दिया है ये टैक्सेबल सप्लाई है, पहली बात, इसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है वो 2000 है, एंड इसकी टैक्सेबिलिटी जो आएगी ये तब आएगी जब ये वाउचर रिडीम कराया जाएगा। ये सेकंड पॉइंट कहना चाह रहा है बेटा, चर्चा करेंगे इसके बारे में। सी पॉइंट क्या कहना चाह रहा है? सी कहना चाह रहा है जी ये जो वाउचर दिया गया है ये बेसिकली डिस्काउंट ऑफर टू पुलकित है ऑन द परचेजेस मेड इन द मंथ ऑफ जनवरी। पुलकित ने जनवरी में सामान खरीदा था ना, तो ये जो वाउचर दिया गया है ये बेसिकली उसे डिस्काउंट दिया गया है
एंड नो टैक्स वुड बी पेबल ऑन सच वाउचर, और क्योंकि ये डिस्काउंट वाउचर है तो इसके ऊपर कोई टैक्स जो होगा वो पेबल नहीं होगा। ये सी पॉइंट कह रहा है। अच्छा, सी पॉइंट के एंगल से ये टैक्सेबल सप्लाई वगैरह कुछ भी नहीं है, कोई जीएसटी नहीं जाना। समझ रहे हैं सी पॉइंट क्या कह रहा है? चलिए डी पॉइंट अब क्या कहता है? डी पॉइंट ये कहता है इट इज अ डिस्काउंट ऑफर टू पुलकित एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर एंड नो टैक्स वुड बी पेबल ऑन सच वाउचर। सी क्या कह रहा था? ये डिस्काउंट है, जनवरी में दिया गया डिस्काउंट है। और डी क्या कह रहा है? ये डिस्काउंट है लेकिन रिडम्पशन के टाइम पर दिया गया डिस्काउंट है। बस ये फर्क है, दोनों ही केस में ये डिस्काउंट है और जीएसटी कुछ भी नहीं देना, ये पॉइंट है। तो बेटा अब ये जो एक्चुअल है इन चार में से कौन सा सही है, पहले दोबारा दोहरा देता हूं। पहले दो ऑप्शन वो ये कह रहे हैं वाउचर का दिया जाना टैक्सेबल सप्लाई है, 2000 की वैल्यू की सप्लाई है, सिर्फ डिफरेंस कब जीएसटी देना है उसके ऊपर बात की जा रही है। जबकि सी एंड डी जो बाद वाले दो ऑप्शन है वो ये कहना चाह रहे हैं वाउचर का दिया जाना टैक्सेबल सप्लाई नहीं है, ये तो डिस्काउंट ऑफर किया गया है जिसका जीएसटी में एज सच कोई ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा, इन द सेंस कि इस वाउचर पर कोई जीएसटी पेबल नहीं बनता है। आर यू ओके विद दिस? अब बेटा इन चार में से कौन सा सही है? दिस इज क्वाइट अ टेक्निकल क्वेश्चन एंड बिफोर आई डिस्कस लेट मी टेल यू बेटा, मैंने आपके साथ रेगुलर लेक्चर्स में भी ये बोला था वाउचर इज क्वाइट अ प्रॉब्लमेटिक सब्जेक्ट। वाउचर को लेकर के प्रैक्टिकल क्लैरिटी एग्जिस्ट नहीं करती है और सभी टेक्स्ट बुक्स इंक्लूडिंग आईसीआई के स्टडी मटेरियल ने वाउचर को लेकर के कोई डिटेल डिस्कशन नहीं दे रखा है। आप अपना स्टडी मटेरियल देखिएगा, वाउचर को लेकर के उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल एग्जांपल लिखे हुए हैं, उसका कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं दिया हुआ है। ये जो क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पूछ लिया ना टेक्निकल फ्री गिफ्ट वाउचर, इसका आपको उनके स्टडी मटेरियल में एज सच कोई डिस्कशन डिटेल में नहीं मिलेगा। तो दिस इज समथिंग आउट ऑफ द वे जो आप चले गए हैं। मेरी आईसीआई से ये रिक्वेस्ट है इस तरीके के आउट ऑफ द वे क्वेश्चन उनको नहीं दिए जाने चाहिए। दूसरा वो इशू जो खास तौर से टेक्निकल प्रॉब्लमेटिक है रियल लाइफ में जहां पर डिस्प्यूट लिटिगेशन है उस पर स्टूडेंट लेवल को टेस्ट नहीं किया जाना चाहिए। एंड तीसरा, अगर आप टेस्ट कर भी रहे हो तो आपको कम से कम एमसीक्यू फॉर्मेट में टेस्ट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एमसीक्यू में तो आप सीधा आंसर दे देते हो, आप उसकी रीजनिंग कहीं नहीं देते हो। अगर फुल फ्लैश क्वेश्चन में टेस्ट करोगे तो कम से कम आंसर तो दोगे, तो हमें पता तो चलेगा। आप एमसीक्यू में टेस्ट करोगे और डायरेक्ट आंसर दे दोगे तो वहां हमें बैकएंड भी पता नहीं चलेगा। तो आईसीआई को ऐसे काम नहीं करने चाहिए। एंड वाउचर को लेकर के बेटा मैं भी बहुत कमजोर हूं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसकी पूरी लिंकिंग मेरे पास भी नहीं है। तो मैंने जब ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो मैं वैसे तो सब क्वेश्चन खुद से आंसर कर रहा था, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए मैंने पहले आंसर पढ़ा कि मैं आंसर पढ़ लूं और फिर लॉजिक एस्टेब्लिश करूं। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट कहीं कोई आपको फॉल्स इंप्रेशन नहीं देना चाहता कि नहीं सर है, सर को तो हर क्वेश्चन आता होगा। नहीं, बहुत एक्सपेक्ट ऐसे हैं जिनके रिस्पेक्ट में मेरी भी अभी कोई कंक्लूसिव ओपिनियन नहीं है, मैं भी अभी उनमें रिसर्च कर रहा हूँ। एंड वाउचर इज वन ऑफ द इशू, ये मैं हमेशा अपने रेगुलर लेक्चर में भी बोलता हूँ और मैं यहाँ भी आपको बोल रहा हूँ। तो मैंने सीधा आंसर पढ़ा और इन्होंने आंसर में बेटा बी पॉइंट लिखा हुआ था, बी, कि इसका जो सही आंसर उन्होंने बोला जी इसका सही आंसर जो है दैट इज बी। अब बी का मतलब क्या हो गया? मैंने रिवर्स इंजीनियरिंग करी कि मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये टैक्सेबल सप्लाई है, ये फ्री का वाउचर दिया है, ये टैक्सेबल सप्लाई है और इसकी वैल्यू 2000 रुपीज़ है और इस पर जीएसटी जो होगा वो रिडम्पशन के टाइम पर जो है वो पे करना है। अब सुनिएगा बेटा, ये जो इन्होंने बी का आंसर दिया है ये बेसिकली कहाँ से इन्होंने पिकअप किया है। जहां तक इन्होंने बी में ये बात करी ये टैक्सेबल सप्लाई है, तो बेटा अब ये जो फ्री वाला वाउचर दिया गया है क्या ये टैक्सेबल सप्लाई है? इसको लेकर के मुझे लगता है कि आर्गुमेंट हो सकते हैं। देखो, अगर स्टार कार्ट ने ये वाउचर पुलकित को दिया होता और कंसिडरेशन लेकर के दिया होता तब मुझे कोई डाउट नहीं था कि ये एक टैक्सेबल सप्लाई वाला ट्रांजैक्शन है। पर ये वाउचर क्योंकि फ्री में दिया गया है, विदाउट कंसिडरेशन दिया गया है, तो फिर ये विदाउट कंसिडरेशन जो वाउचर दिया गया है क्या ये सप्लाई के स्कोप में आएगा? इस बात को लेकर के जो है वो आर्गुमेंट्स हो सकते हैं। आप जानते हैं जीएसटी में जनरली सप्लाई के स्कोप में वही ट्रांजैक्शन आते हैं जो कि कंसिडरेशन लेके किए जाते हैं। विदाउट कंसिडरेशन के लिमिटेड ट्रांजैक्शंस ही जो है वो जीएसटी में कवर होते हैं। तो मुझे यहाँ लगता है थोड़ा सा आर्गुमेंट पॉसिबल हो सकता है कि फ्री विदाउट एनी कंसिडरेशन जो वाउचर दिया गया है वो रियल सेंस में सप्लाई है भी या नहीं। इन्होंने बी को सेलेक्ट किया है तो टैक्सेबल सप्लाई मान के चल रहा हूँ मैं विदाउट
डूइंग एनी फर्दर बहस या फिर डीप डिस्कशन विद यू, लेकिन वैसे मुझे लगता है कि ये जो है ये आर्ग्यूएबल हो सकता है। मैंने नीचे लिखा भी, टैक्सेबिलिटी ऑफ फ्री गिफ्ट वाउचर इज एन आर्ग्यूएबल इशू, पर हम प्रिज्यूम्ड कर लेते हैं कि ये टैक्सेबल सप्लाई है जस्ट इन व्यू ऑफ द आंसर गिवन बाय द आईसीआई। मान लेता हूं ये टैक्सेबल सप्लाई है, सिर्फ इस पॉइंट को मैं मान के चल रहा हूं बेस्ड ऑन देयर आंसर। अब टैक्सेबल सप्लाई है, लेट्स सपोज मान लेते हैं। अब बात आती है इनकी वैल्यू ऑफ सप्लाई की, तो आपने तो एक भी रुपया लिया नहीं और इन्होंने बोला जी ये 2000 रुपए की टैक्सेबल सप्लाई है, 2000 रुपए की वैल्यू की। तो इन्होंने ये 2000 किस बेसिस पर कहा, तो बेटा इसके लिए उन्होंने रूल नंबर 32 यूज किया है। जीएसटी में आप ध्यान दीजिएगा, जीएसटी में हमारे पास वैल्यूएशन करते टाइम एक रूल नंबर 32 था जिसमें कई सारे स्पेशल केसेस थे जिनका स्पेशल वैल्यूएशन, डीम्ड वैल्यूएशन भी जिसे हम बोलते थे, प्रेस्क्राइब किया गया था। जैसे अगर आपको याद हो, एयर ट्रैवल एजेंट था, मनी चेंजिंग सर्विस थी, मार्जिन स्कीम की बात थी, तो रूल 32 में ही हमारे पास, सो फार एज आई कैन रिकलेक्ट, शायद वो 32(6) था, जिसमें यह कहा गया था कि आपकी जो वाउचर के केस में वैल्यू होगी, वो वैल्यू आपने जो कंसिडरेशन वाउचर का रिसीव किया वो नहीं होगी, रेदर देन उस वाउचर के अगेंस्ट कितनी वर्थ के गुड्स रिडीम किए जाने हैं, वो जो होंगे वो वाउचर की वैल्यू जो होगी वो ट्रीट की जाएगी। 32(6) ये कहता था वाउचर सप्लाई के केस में जो वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी वो आपने वाउचर के कंटेक्स्ट में कितना कंसिडरेशन रिसीव किया वो नहीं होगी, रेदर देन उस वाउचर के अगेंस्ट कितनी वर्थ के गुड्स रिडीम करोगे वो होगी। तो अगर हम यहां पर अब 32(6) लगा देते हैं ये मानते हुए कि हाँ ये टैक्सेबल सप्लाई है, तो फिर वैल्यू भी निकालेंगे और वैल्यू निकालते टाइम यहां 32(6) पिक्चर में आएगा। जिस 32(6) के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो हमने क्या लिया इस वाउचर के बदले में उससे मतलब नहीं होगा, हम इस वाउचर के बदले में क्या देंगे, क्या रिडम्पशन में देंगे, उनकी वैल्यू देखेंगे। तो अकॉर्डिंगली वैल्यू क्या आएगी, 2000 रुपीज। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर, ठीक है जी। अच्छा, और यहां पर भी मैं आपको एक बात बोल देना चाहता हूं, मैंने आपको लेक्चर्स में ये भी बोला था कि 32(6) में जो प्रिंसिपल उन्होंने दे रखा है कि हम जो होंगे वो वैल्यू लेंगे जो वैल्यू वाउचर के लिए हमने ली वो नहीं, रहता देन उस वाउचर के अगेंस्ट जो गुड्स रिडीम किए। मैंने कहा था मुझे इस 32(6) के लॉजिक के ऊपर भी जो है वो डाउट है, 32(6) के लॉजिक के ऊपर भी डाउट है। क्यों? बिकॉज बेटा 32(6) जो था एज पर द लीगल लैंग्वेज दैट वाज ऑप्शनल। आप अगर जाकर के रिकलेक्ट करेंगे तो रूल 32 ने जो भी वो स्पेशल वैल्यूएशन सिस्टम दिए थे, तो 32 सब रूल 1 ने सबसे पहले ये लिखा था कि दैट इज ऑप्शनल। और मैंने ये बोला था कि आप रूल में ये कहें आपने वाउचर के बदले में क्या लिया वो नहीं देखेंगे, रेदर देन कितनी वैल्यू के गुड्स रिडीम किए वो देखेंगे, और वो ऑप्शनल है, तो दैट मेक्स दिस रूल 32(6) सेंसलेस। और मैंने वहाँ भी आपको बोला था आपको एज इट इज़ इसे मगअप करके जाना है, मैं इसके बारे में आपको ज़्यादा रेशनल प्रोविजंस डिस्कशन नहीं दे सकता, बट आईसीआई ने यहाँ यूज़ कर लिया है तो आई एम हेल्पलेस। दिस इज़ 1 MCQ जो आप एज इट इज़ लेकर के चलेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद बात आती है कि क्या जीएसटी, अगर ये टैक्सेबल सप्लाई है 2000 की वैल्यू की, तो जीएसटी जो होगा क्या वो रिडम्पशन के टाइम पर पेबल होगा? तो ये वाला बात ठीक है कि हाँ रिडम्पशन के टाइम पर पेबल होगा। क्यों? क्योंकि जो वाउचर है वो जर्नल पर्पस वाउचर है, और जनरल पर्पस वाउचर इशुएंस के टाइम पर टैक्सेबल नहीं होते हैं, वो वाउचर जो है वो रिडम्पशन के टाइम पर टैक्सेबल होते हैं। So for this MCQ, I am quite sorry I am not able to give you the full detailed reasoning and understanding of the answer. You have to take this as it is. I hope this part is clear. So your first case study based MCQ discussion is over. Thank you.